हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटी के टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन करेंगे और कि बेसिक बातों पर खूब ध्यान रखिए। एक ही पार्ट को बार बार पढ़िए, रिपीट करके पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को हल करते समय कुछ वही बातें फिर आपको दोहरा दें जो पहले हमने आपको बता रखी है। तो जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मान लीजिए कि हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो सवाल है कि संविधान के कार्य क्या है। तो बड़ी स्पष्ट बात है कि जब भी हम संविधान बनाते हैं, और संविधान का मतलब है सर्वोच्च विधि, और जब संविधान है सर्वोच्च विधि है तो उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यही सारी बातें होंगी। और स्वाभाविक रूप में अगर संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, इसका मतलब है कि वहाँ पे सरकार है, और सरकार भी नागरिकों की बनी ही नहीं। और संविधान का एक पर्पज होगा, इसलिए अगर आप पूरे ऑप्शन को देखेंगे तब आपको लगेगा कि इस ऑप्शन के सारी बातें सही हैं, डी। इसलिए अगर ऑप्शन पहले करते समय हमेशा ध्यान में रखिए कि संविधान आखिर में क्या बात करेगा। संविधान शासन की बात करता है, सरकार के दायित्व की बात करेगा। सरकार किसके लिए है? नागरिकों के लिए है, और नागरिकों के लिए सरकार है। तो खास तौर पर भारतीय संविधान की बात की जाए तो भारतीय संविधान में सरकार के साथ ये भी तो उद्देश्य सरकार करेगी क्या। तो सरकार के जो आदर्श है, इसे सारे वाक्य में ध्यान से आप देखेंगे तो समाज की आकांक्षाओं की बात यहाँ लिखी गई है, शक्ति के विभाजन की बात, शक्ति पृथक्करण यहाँ लिखी गई है। तो ये संविधान इसकी बात करता है। बस अंतर ये है कि जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, डिवीज़न ऑफ पावर की बात करते हैं, तो हमें याद रखिएगा सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जब हम विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति बांटते हैं। डिवीज़न ऑफ पावर का मतलब है कि जब हम संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा करते हैं तब डिवीज़न ऑफ पावर होता है। तो ऐसी बेसिक शब्दों पर हमेशा ध्यान रखिएगा। डिवीज़न ऑफ पावर भौगोलिक होता है, सेपरेशन ऑफ पावर प्रकार्यात्मक होता है। तो संविधान हमेशा एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए, संविधान क्या है। तो ऑप्शन अपने आप इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि आंसर में आपको ऑप्शन तो मिल ही जाते हैं, इसलिए मूल आपका ध्यान होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को समझ लें। अब शून्यकाल, जीरो आवर क्या है? तो जीरो आवर का सीधा सा मतलब है संसद की कार्यप्रणाली का एक पूरा समय सीमा होती है कि पहला 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल होता है, फिर उसके बाद 12 से 1 का समय शून्यकाल होता है, 1 से 2 लंच होता है, और 2 से 6 बजे के बीच में वो सारे कार्य होते हैं, जैसे कि अनुदान की मांग पे चर्चा, किसी विधेयक पे चर्चा, या बजट के किसी विशेष प्रावधान पे डिस्कशन। अलग अलग समय पे अलग अलग बातें होती हैं। तो अगर शून्यकाल की बात देखा जाए तो सीधे फिर हो जाएगा कि जब प्रश्नकाल समाप्त होता है तो ये बात भी तो कुल मिला के ठीक ही है। कई बार ये होता है कि प्रश्न में 2 चीज़ें ठीक है, लेकिन 2 में मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन है ये भी देखना होता है। तो कई बार ऐसा ऑप्शन होता है, जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें, क्योंकि पढ़ते समय ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम ये कहें कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है, तो फिर आप बताएंगे कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, ये संसदीय शासन की विशेषता है। लेकिन संसदीय शासन की विशेषता एक और भी है कि दोहरी कार्यपालिका, यानी संवैधानिक प्रधान और वास्तविक प्रधान में फर्क होगा। ये भी संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। फिर संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है कि यहाँ पे कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं होता। और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद शक्तियों का केंद्र है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, चारों ऑप्शन सही है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जब हम अपीयर होते हैं तो ये भी बात ध्यान में रखने की है, कई बार बड़े मिलते जुलते ऑप्शन आते हैं, कई बार चारों ऑप्शन आते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि चारों ऑप्शन गलत हो सकते हैं, लेकिन सबसे कम गलत है फिर उस पर टिक करते हैं। इसीलिए जब ये बात आता है कि यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं, दोहरी कार्यपालिका भी सही है, लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट उत्तर है पहला, कार्यपालिका का विधायिका का प्रति उत्तरदायित्व। बाकी सारी
अपने आप में ऑप्शन सही है। ठीक वैसे ही जब हमने पिछले सवाल को देखा तो जब यह है कि जब प्रश्नकाल समाप्त होता है तो भी शून्यकाल है, लेकिन प्रश्नकाल कार्यसूची के अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं तो सवाल है क्या, अब ऑप्शन बी सही है। तो कंपैरेटिवली आप देखेंगे ऑप्शन बी सही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ऑप्शन ए से ज़्यादा सही ऑप्शन बी है। बस एक बात है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको यहाँ हो सकता है कि अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हैं, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सेंटेंस है, क्योंकि आपको याद दिला दें यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि हाँ आप याद रखिए बिना स्पीकर के परमिशन से सदन में कोई भी काम नहीं हो सकता। तो सदन का मतलब है कि स्पीकर की परमिशन चाहिए, स्पीकर के बिना, पीठासीन अधिकारी के बिना कोई काम हो नहीं पाएगा। इसलिए ये बात थोड़ा विवाद का विषय है, तो इस पर हो सकता है आप कन्फ्यूज़न रहा हो या हो। बस यहाँ पे ये बल्कि होना चाहिए था कि वास्तविक रूप में 0 आवर का मतलब ये होता है, 0 आवर का मतलब ये होता है कि जिस विषय को उठाने के लिए प्रश्नकाल की भांति पहले से नोटिस देने की आवश्यकता न हो, यानी 0 आवर के सवाल को उसी दिन 10 बजे की नोटिस देकर सदन में पूछा जा सकता है और बिना स्पीकर के परमिशन की कोई बात होती नहीं। तो ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट बी है। और तीसरी बात, अब अगला जरा अगले प्रश्न पर आ जाए कि अगला प्रश्न है अब आपका ये तीसरा प्रश्न होगा। अब अगर धर आयोग कहिए या एसके डार, इनका पूरा नाम था इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे एसके डार। तो एसके डार ने आप जानते हैं भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग इनकार कर दी थी। इसका मतलब है प्रशासनिक आधार पर राज्य के निर्माण की मांग की थी, तो ऑप्शन ए सही होगा। और दूसरी बात जब देखें तो फजल अली कमीशन, जिसे हम राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, फजल अली कमीशन को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है, तो फजल अली कमीशन ने भी एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया था। इसलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर भी होगा 1 और 2। तो ये बात कही जाती है कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेकिन फजल अली कमीशन जिसे 1954 में बनाया गया आंध्रा के निर्माण के बाद, और इसी कमीशन के आधार पर 56 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, व्यवहारिक रूप में पुनर्गठन भाषा के आधार पर था। लेकिन फजल अली कमीशन ने कहा कि नहीं, किसी राज्य के निर्माण के लिए प्रशासन योजना का क्रियान्वयन, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाषा को आधार नहीं माना गया, लेकिन व्यवहारिक रूप में भाषा आधार पर राज्य का निर्माण किया गया। तीसरी बात है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है, तो उत्तर है नहीं। और आप याद रखिए संविधान में जहां भी लिख दिया जाए कि संसद जैसा विधि के द्वारा निर्माण करे, इसका मतलब है उसे परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ ये शब्द लिखा हो संसद जैसा विधि के द्वारा निर्माण करे, लेकिन जहाँ पे इस शब्द का प्रयोग न हो तो वहाँ केवल परिवर्तन होगा अनुच्छेद 368 से। जबकि 3 राज्य के नाम, सीमा, भूभाग में परिवर्तन अनुच्छेद 3 से होता है, और अनुच्छेद 4 में बात लिख दी गई है कि इसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये हमारे यहाँ प्रक्रिया बड़ी आसानी से चलती है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद अब देखिए अगला सवाल है, राज्यसभा को वार्षिक वित्तीय विवरण, अब बजट के लिए जिस शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में किया गया है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी हमारे यहाँ बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है, लोकप्रिय है, लोकप्रिय रूप में हमें बात जानते हैं, बजट शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, लेकिन सही मायने में हमारे यहाँ बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। तो जो बात बजट की बात की जाती है, वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार करने तथा अनुदान की मांगों को अस्वीकृत करने की शक्ति प्राप्त है, तो ऐसा राज्यसभा को शक्ति है ही नहीं है। वह पैसे का मामला है, और अनुदान की मांग पर विचार करने की शक्ति राज्यसभा को है, विचार करने की शक्ति है, विमर्श करने की शक्ति है, लेकिन उसे अस्वीकृत करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। इसलिए पहला ऑप्शन अपने आप गलत हो गया।
राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करने की सिफारिश कर सकता है। अब देखिए, सिफारिश कर सकता है इसका मतलब है इसको मानना न मानना ये तो लोकसभा का काम है, तो ये ऑप्शन आप सही मान सकते हैं। ये तो गलत है। हाँ, जिसे हम बजट कहते हैं वो फ्रांसीसी शब्द है और ये लोकप्रिय हो गया क्योंकि फ्रांस का जो मंत्री था बजट के लिए चमड़े के बैग का प्रयोग करता था, तो उसी का पॉपुलर नाम बजट और बजट हो गया। संविधान के हिसाब से इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। अब राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन करने की सिफारिश कर सकती है। अब स्वाभाविक रूप में सिफारिश का मतलब है मानना न मानना लोकसभा का दायित्व है, तो ये सही मान लीजिए। और राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है, ये भी सही बात हो गई। दोनों ऑप्शन सही है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है। तो फिर 2 और 3 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगली बात देखें, क्वेश्चन नंबर 6। अब एक बात आपको याद दिला दें, लोकतंत्र की विशेषताएं कौन सी होंगी। यानी अगर किसी चीज़ को समझना है तो हम कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं कि जो विशेषता तानाशाही की नहीं होती वो लोकतंत्र की होती है। इसलिए अगर पूछा जाए कि लोकतंत्र की विशेषता क्या होगी, तो जो बात ध्यान में रखने की है कि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनाव यानी इलेक्शन डेमोक्रेसी का मेन एलिमेंट है। लेकिन ये भी आपको याद दिला दें कि इलेक्शन हो जाना केवल लोकतंत्र का मूल आधार नहीं होता। कई बार तो चीन में भी इलेक्शन हो जाता है, तानाशाही लोगों ने भी इलेक्शन करा लिया है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इलेक्शन लोकतंत्र का बेस है, उसका इसेंस नहीं है। यानी ये कहा जाता है कि लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त, एक पर्याप्त शर्त। तो पर्याप्त शर्त नहीं है, अनिवार्य है। बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी नहीं होता। लेकिन हर वो जगह जहाँ इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेसी हो जरूरी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो चीन में एक ही दल है। यानी इलेक्शन का मतलब आपको कह दिया जाए किसी पार्टी का चयन करना है तो इलेक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि विकल्प तो है नहीं, वहाँ एक ही दल है। तो जहाँ अनेक दल हो वहाँ तो इलेक्शन होने का मतलब है निर्वाचित शासकों के पास सभी प्रमुख निर्णय लेने की शक्ति होती है और सही माने। इसलिए लोकतंत्र में सही माने शासक तो कोई होता ही नहीं। वो तो शासन का दायित्व देखने के लिए उनको एक तरीके से कार्यभार दे दिया गया है। तो शासक तो कभी राजा महाराजा के समय हुआ करते थे। और तीसरा, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया। अभी बात बहुत ध्यान देने के, बिना चुनाव होना और स्वतंत्र और निष्पक्ष होना, ये बात बहुत जरूरी है। तो ये भी लोकतंत्र की मूल विशेषता है। और निर्वाचित शासकों को इसलिए कई बार लोकतंत्र में शासक की बजाय जनप्रतिनिधि कहा जाता है। इसलिए आप देखेंगे लोकतंत्र में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है, कोई शासक नहीं कहलाता। मैं सांसद है, मंत्री है। सांसद मंत्री लोकतंत्र के पार्ट है, वो शासक उनको हम नहीं कहते। लेकिन अगर आम भाषा में शासक कह दिया जाए तो कोई समस्या नहीं है। निर्वाचित शासकों को नियम बनाने की असीमित शक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये होता है सीमित शासन, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप याद रखिए, अगर शासन असीमित हो गया तो लोकतंत्र तानाशाही के बीच फर्क रहा ही नहीं। तानाशाही लोकतंत्र के बीच फर्क यही है कि लोकतंत्र में शक्तियाँ सीमित होती हैं, और सीमित किसे संविधान से, सीमित किसे अधिकार से, सीमित किसे सेपरेशन ऑफ पावर से। जबकि तानाशाह में असीमित शक्तियाँ होती हैं, व्यक्ति में शक्तियाँ होती हैं। और शासकों को चुनने के लिए सभी वयस्क नागरिकों के पास समान विकल्प अवसर होने चाहिए। बात सही है, ये डेमोक्रेसी का आधार है। वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार। और इसके कहते सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है जो व्यक्ति 18 साल के ऊपर का हो जाए, किस जाति का है, धर्म का है, भाषा का है, इससे सरोकार नहीं है, उसे समान शक्तियां होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और ये बहुत बड़ी बात है। अब भारतीय संविधान में देखिए, जो व्यक्ति 18 साल का हो गया उसकी जाति, धर्म, भाषा इस सब से कोई मतलब नहीं है, उसे समान अधिकार मिलेगा। तो ये भी आधार है। इसका मतलब 4 को याद दिला दीजिए, 4 को हटा दीजिए। इसलिए कई बार हम ऑप्शन के चयन में मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करते हैं। कई बार मान लीजिए कि हमें एग्जैक्ट जानकारी है तो टिक कर दिया, हमें एग्जैक्ट जानकारी नहीं है तो दूसरा भी तरीका हमारे पास होता है कि मैं ढूंढूं कि गलत ऑप्शन क्या है। इनमें गलत ऑप्शन क्या है, हमने देखा कि चौथा ऑप्शन गलत है, बाकी सब में सही दिखे। तो अब चौथा जिस ऑप्शन में यानी 1, 2, 3 और 5, तो 1, 2, 3 और 5 यानी चौथा एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ 4 नहीं है, यहाँ भी 4 है,
यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, अगला अगर 7वां की बात देखेंगे तो भारत की संसद में पूरा स्थापित यानी इंट्रोड्यूस करना यानी प्रवेश कराना और पारित विधेयकों के विषय में विधायी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यक्तिगत नहीं होता। तो आपको याद दिला दें, 2-3 चीजें होती हैं जैसे बहुत क्लियर कट हमें बात में ध्यान में रखनी है कि जैसे हम कहते हैं कि 2-3 चीजें हैं। एक है लोकसभा का विघटन होता है, आपको याद दिला दें, और जब लोकसभा का विघटन होता है तो लोकसभा के पटल पर रखे गए सारे संकल्प, प्रस्ताव, यानी संकल्प प्रस्ताव का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सारे संकल्प प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात है, सारी जो है विधेयक, चाहे वो सामान्य विधेयक हो, संविधान संशोधित विधेयक हो, समाप्त हो जाते हैं। संकल्प प्रस्ताव, सभी प्रकार की नोटिस और प्रश्नकाल समाप्त हो जाते हैं। तो लोकसभा का विघटन हो गया, सब कुछ समाप्त हो जाता है। विघटन का मतलब होता है लोकसभा का मर जाना। विघटन का मतलब है लोकसभा की अवधि खत्म हो जाना। अब नवनिर्वाचित दूसरी लोकसभा आएगी तभी वहां पे उसकी बैठक होगी। लेकिन दूसरा है, एक है सत्रावसान, और सत्रावसान तो लोकसभा राज्यसभा दोनों का होता है। आपको याद दिला दें, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, प्रोरोग होना। प्रोरोग का मतलब है संसद के सामान्यतः 3 सत्र हैं, जैसा कि लोकसभा के नियमों में लिखा गया है, संविधान में नहीं लिखा गया है। तो संसद के जो सत्र होते हैं, जो पहला सत्र होता है बजट, दूसरा सत्र होता है मानसून, तीसरा होता है शीतकालीन। तो इन सत्रों के बीच के अवकाश को सत्रावसान कहते हैं। तो जब सत्र का यानी एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच की छुट्टी को, एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच के गैप को, एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच अवकाश को, अवसान मतलब कि एक सत्र दूसरे सत्र के बीच के बैठक अंतराल, तो इसे हम कहते हैं सत्रावसान। तो सत्रावसान के समय लोकसभा के समक्ष जो भी विधेयक होंगे वो बने रहेंगे, विधेयक समाप्त नहीं होंगे। लेकिन सत्रावसान के समय आप ये कह सकते हैं कि जो संकल्प होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। वो चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, नोटिस, प्रश्न, ये सब समाप्त हो जाएंगे। अब नोटिस का मतलब है कि मान लीजिए कि हम नोटिस देना चाहते हैं स्पीकर को हटाने के लिए, ये नोटिस है, खत्म हो जाएगा। सत्रावसान के समय इसका मतलब है कि सभी प्रकार के संकल्प, प्रस्ताव, नोटिस हट जाएंगे। लेकिन सत्रावसान से विधेयक पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्रावसान से विधेयक बना रहेगा, विधेयक बना रहेगा। और दूसरा होता है स्थगन। अब स्थगन 2 प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित काल का, एक अनिश्चित काल का। तो निश्चित काल का स्थगन कौन सा होता है? जो अगली तिथि के बताने के बाद सदन को स्थगित किया जाए कि हम 2 घंटे बाद असेंबल होंगे, हम 2 दिन बाद मिलेंगे, ये है एडजर्नमेंट। और दूसरा होता है अनिश्चितकालीन, इसका मतलब अगली तिथि निर्धारित नहीं है, अनिश्चितकालीन। और ये अनिश्चितकालीन जब स्थगन होता है तो स्थगन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, न कोई प्रश्न खत्म होता है, न नोटिस खत्म होते हैं, न संकल्प खत्म होते हैं, न प्रस्ताव खत्म होते हैं। स्थगन में सब कुछ बना रहता है। और ये भी आप जानते हैं स्थगन करने का अधिकार स्पीकर का है, सत्रावसान का अधिकार राष्ट्रपति का है, लोकसभा के विघटन का अधिकार राष्ट्रपति का है। तो ये हम एकदम, अगर हमें ये क्लियर कट पता है तो फिर इस बात का उत्तर हम देख लें कि हम कहाँ पे थे। कि संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यक्तिगत नहीं होगा, सही बात है। व्यक्तिगत, बिल्कुल, व्यक्तिगत का मतलब होता है लैप्स हो जाना, बड़ा विशुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है, व्यक्तिगत नहीं होगा। राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यक्तिगत नहीं होगा। आप याद रखिए, ये भी ध्यान रखने की बात है, अनुच्छेद 108 में,
अनुच्छेद 108 में ये आपको याद दिला दें कि जब भी कोई विधेयक, यानी जब लोकसभा विघटित हो जाएगी तब तो विधेयक सच में खत्म हो जाएगा। अब लोकसभा जब विघटित हो जाएगी तो विधेयक सब खत्म हो जाएगा, तो हमने बताया विधेयक खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। लोकसभा के विघटन पर जो विधेयक खत्म नहीं होगा, पहला जो राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, यह अनुच्छेद 108 में लिखा गया है। अनुच्छेद 108 में केवल ज्वाइंट सेटिंग की बात ही नहीं की गई है, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो जो राज्यसभा में प्रस्तुत है और राज्यसभा में ही लंबित है, उस विधेयक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बना रहेगा। आप याद रखिए, जिस विधेयक ने लोकसभा को छुआ है वो मरेगा, चाहे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया हो, चाहे राज्यसभा से पारित करके लोकसभा में आ गया हो, वो खत्म होगा। और कारण यह है कि मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में गया, तो आप कहेंगे जब लोकसभा ने पारित कर दिया तो राज्यसभा में है, और राज्यसभा ने पारित नहीं किया, राज्यसभा में लंबित है, तब उसे विघटित क्यों होना चाहिए? क्योंकि लोकसभा ने पारित कर ही दिया। कारण यह है कि राज्यसभा भी कोई संशोधन कर सकती है, तो अब राज्यसभा संशोधन करेगी, फिर उसके लिए हमें लोकसभा की स्वीकृति चाहिए होती है, इसलिए ऐसा किया जाता है कि वो विघटित होगा। और दूसरा, कोई ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में प्रस्तुत है, राज्यसभा में लंबित है, वो बना रहेगा, लोकसभा के विघटन पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, दोनों सदनों ने पारित कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप में वो विघटित नहीं होगा। क्योंकि और दूसरी बात है, अगर किसी विधेयक पर गतिरोध आ गया और उस गतिरोध के लिए राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी है और तब तक बीच में लोकसभा विघटित हो गया, लेकिन संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी कर दी है, जो अगली लोकसभा आएगी उसके साथ ज्वाइंट सेशन होगा। इसलिए लोकसभा के विघटन के बाद भी कई विधेयक विघटित नहीं होते और कुछ विधेयक विघटित हो जाते हैं। अब आजकल एक समस्या आ रही है, इसका मतलब कोई विधेयक राज्यसभा में ला दिया जाए और राज्यसभा उसे पारित न करे, फिर 10 साल तक राज्यसभा में पड़ा रहेगा, तो पड़ा रहेगा। तो कई बार लोग कहते हैं भाई इस नियम में परिवर्तन किया जाए, फिर तो राज्यसभा में बड़े सारे विधेयक का बंडल बन जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि आपके इस ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो सकता है आपको हुआ हो, तो यहाँ पे कि अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। अच्छा, कुछ इंग्लिश शब्द भी पढ़ने की आपकी आदत होनी चाहिए, उससे फ़ायदा होता है। तो अब सवाल है कि यहाँ थोड़ा सा इस लाइन से आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन ऊपर लाइन पढ़िए, वो विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, राज्यसभा में लंबित है, अरे भाई ये भी विघटित होगा। ये लोकसभा ने पारित किया है, राज्यसभा में लंबित है, या राज्यसभा ने पारित करके लोकसभा में लंबित है, दोनों कंडीशन विघटित होगा, क्योंकि लोकसभा ने छू दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में तीनों ऑप्शन सही होंगे, ये तीनों सही हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, जो अंतिम लाइन लिख दी गई, अंतिम लाइन लिख दी गई, बस चीज़ों को जटिल बनाने का प्रयास है। बात बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि सारा मुद्दा अनुच्छेद 108 में ही है। अब अगली बात हम देखें, 8वां, राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में लाया जा सकता है। सही बात है, क्योंकि राष्ट्रपति संघीय शासन का भी मुखिया है, भाई राष्ट्रपति संघ का मुखिया है, तो अब राष्ट्रपति से अनुमति के बाद ही संसद विधेयक लाया जाएगा, ये सही बात है। ऑप्शन ये अनुच्छेद 3 में लिखा भी गया है। और वर्ष 1972 में असम से पृथक होकर मेघालय बना, आजकल असम मेघालय के बीच में बड़ी विवाद भी है, सीमा का विवाद, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हैं आपके। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगर कथन की बात की जाए तो दोनों सही है। तीसरा, अगर धन विधेयक के बारे में विचार करना है, मनी बिल, तो अब आपको जो बात ध्यान में रखने की है कि धन विधेयक आपको याद होना चाहिए। ये बेसिक बातें हैं। कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं, जैसे कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद सदन में आते हैं, वो भी आपको याद आना चाहिए। धनी विधेयक नहीं, राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन करने संबंधी विधेयक, धन विधेयक, या ऐसे विधेयक जिससे राज्य के वित्तीय हित प्रभावित होते हो, इन सबको इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन में, तो उसके आसपास के इन्फॉर्मेशन में थोड़ा ध्यान से रखिए। और संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है, तो आप 110 में ही किया गया है धन विधेयक, मनी बिल।
तो अब मनी बिल याद रखने का तरीका ये है भाई, मनी बिल का सरोकार किससे होगा? जिसका सरोकार, भाई मनी का मतलब पैसा है। तो भारतीय संविधान में जहाँ पैसे की बात की गई है वो भारत की संचित निधि है, लोक लेखा निधि है, संचित निधि है, लोक लेखा निधि, आकस्मिक निधि है। तीन मामला होगा तो धन विधेयक का मामला आएगा, या फिर कहीं टैक्स लगाना है, हटाना है, या विदेशों से उधार लेना है, या किसी मद को भारत की संचित निधि पे भारित करना है। ये सारी बातें होती हैं जहाँ की हम धन विधेयक की बात करते थे। 110 में यही चीज़ों का उल्लेख है। तो कहा गया है कि इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये बात भी सही है। इस पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन आहूत किए जाने का प्रावधान है? नहीं है। यानी धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक होगा ही नहीं, क्योंकि यह सीधे यहाँ पे राज्यसभा की कितनी स्थिति है कि राज्यसभा को 14 दिन के भीतर इसे पारित करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिए, हमारे सामान्य विधेयक अगर पारित होने में 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए तो चलेगा, लेकिन मामला पैसे का है, तो पैसे तो 31 मार्च के पहले में पारित करवाना है। इसमें हम ये प्रक्रिया नहीं अपना सकते कि भाई जब तक मर्जी तब तक विचार करिए। इसलिए कहा जाता है कि ऑप्शन कौन सा गलत हो गया? ऑप्शन 3 गलत हो गया। तो यहाँ अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करिए, ये तीन जगह है, जिसको हटा दीजिए, 1 और 2 सही हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन होगा 1 और 2। अब अगली बात है, यानी अब सवाल है कि संयुक्त अधिवेशन होता है कि क्यों नहीं होता है, इसके कारण भी हमें पता होना चाहिए। किन किन परिस्थितियों में कहा गया होगा, किन किन परिस्थितियों में नहीं हो गया। प्रश्न 11 देखिए, लिखा गया है कि संसदीय शासन का स्वरूप पक्के तौर पर सत्ता के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। अब अगर इसका इंग्लिश में वर्जन देखें, कई बार इसलिए हमें इंग्लिश का वर्जन भी बेसिक पता होना चाहिए। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब देखिए, ये विवाद का सवाल हो सकता है। विवाद का सवाल इसलिए होता है कि देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर तो भारतीय संविधान की विशेषता है, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा है। सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ संसदीय शासन में भी है, लेकिन जिसे कहा जाता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, वो अध्यक्षीय शासन की विशेषता है। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर के साथ, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे कि ये कहा भी जाता है कि भारत और अमेरिका में जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो फिर वहाँ पे हमें ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि जैसे इंडिया में है, भारत में जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये शासन के 3 अंग हैं। तो खास तौर पर सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए है कि तीनों के संविधान में कार्य अलग अलग है। संविधान में तीनों की शक्तियां अलग अलग दे रखी गई हैं। तो विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है नीतियों का निर्माण करना, विधियों का क्रियान्वयन करना। तो एक काम तो अलग अलग दिखाता है। न्यायपालिका काम है विवादों का समाधान, मूल अधिकार की रक्षा, संविधान की व्याख्या। तो काम तो बिल्कुल अलग अलग है, सेपरेशन ऑफ पावर तो ही है। लेकिन यहाँ पे जो विधायक हैं, इसका मतलब सांसद है, और जो सांसद हैं वही मंत्री बनते हैं, कार्यपालिका का मतलब है। तो यहाँ तो फिर सेपरेशन कहाँ हुआ, यहाँ लगाव हो गया। इसलिए कहते हैं संसदीय शासन में सेपरेशन के साथ फ्यूजन भी होता है, यानी कार्यपालिका का सदस्य बनने के लिए यहाँ सांसद होना जरूरी है। और इसलिए कई बार कार्यकाल भी, यानी पदाधिकारी मिले जुले होते हैं, शक्तियाँ अलग अलग होती हैं, और कार्यकाल भी मिला जुला होता है। इसलिए लोकसभा, यानी आप देखिए लोकसभा के निर्वाचन के साथ प्रधानमंत्री आता है। अरे कार्यपालिका और विधायिका का निर्वाचन एक ही तो है। हमारे यहाँ निर्वाचन सांसदों का होता है, और सांसदों के निर्वाचन के बाद मंत्री आ जाता है। तो इलेक्शन तो एक ही हुआ कार्यपालिका विधायिका का। तो यहाँ कहीं ना कहीं फ्यूजन होता है। इसे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर देखना हो तो अमेरिका में पाइए। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर तीनों स्तर पर है। 3 स्तर का मतलब है शासन के 3 अंगों में सेपरेशन ऑफ पावर का है कार्य के स्तर पर। इन तीनों अंगों के कार्य अलग अलग है। विधायिका काम अलग है, कार्यपालिका कार्य अलग है, न्यायपालिका काम अलग है। कार्य के स्तर पर सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ भी है, लेकिन दूसरा पदाधिकारियों के स्तर भी सेपरेशन ऑफ पावर है। अब पदाधिकारियों का मतलब है कि जो विधायिका का सदस्य होगा कार्यपालिका में नहीं आ सकता। और ये भी याद दिला दें, सेपरेशन न्यायपालिका का सेपरेशन रहता ही है।
लोकतंत्र में हम न्यायपालिका को बीच में शामिल नहीं करते, लोग न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष मान के ही चलते हैं। इसलिए यहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कार्य ही अलग अलग नहीं है, पदाधिकारी भी अलग है। इसलिए अमेरिका का सांसद, जिसे हम सीनेटर कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मेंबर कहते हैं, वो कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता, वो मंत्री नहीं हो सकता। तो सेपरेशन है। इसका मतलब है मंत्री होने के लिए उसे विधायक का सदस्य छोड़ना पड़ेगा। और सवाल है कि न्यायाधीश के लिए तो ये मना किया गया है, न्यायाधीश तो कार्यपालिका, विधायिका किसी का सदस्य नहीं हो सकता। और फिर आप देखेंगे कार्यकाल के स्तर पर भी सेपरेशन है। कार्यकाल का मतलब है यहाँ राष्ट्रपति कार्यकाल कितना है, 4 साल। फिर सीनेटर कार्यकाल कितना है, 6 साल। प्रतिनिधि सदन कार्यकाल कितना है, जो वहाँ की विधायिका है उसके कार्यकाल हैं 2 साल। तो सबके कार्य अलग अलग है। प्रतिनिधि सदन कार्यकाल 2 साल है, सीनेटर कार्यकाल 6 साल है, राष्ट्रपति कार्यकाल 4 साल है। तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन आप देखना हो तो स्ट्रिक्ट का मतलब कार्य के स्तर पर भी, कार्यकाल के स्तर पर भी, पदाधिकारियों के स्तर पर भी। जबकि भारत में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर केवल कार्य के स्तर पर है, न तो कार्यकाल के स्तर पर है और न पदाधिकारियों के स्तर पर है। तो इसलिए बात कही जाती है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर संसदीय शासन की विशेषता नहीं मानी जाती। और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति प्रत्यक्षता उत्तरदायी होती है, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ दोनों ऑप्शन गलत हो गए। याद रखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति नहीं, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि जिसे हम सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं, वो संसदीय शासन की विशेषता है। अध्यक्षीय शासन में सामूहिक उत्तरदायित्व जैसा कोई सिद्धांत नहीं पाया जाता। इसलिए 11 में होगा न 1 न 2, तो सामूहिक उत्तरदायित्व। और इसलिए बात ध्यान रखने की कि अध्यक्षीय शासन में प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं होता। अध्यक्षीय शासन में मंत्रिमंडल का शासन नहीं होता। बात ध्यान रखने की, मंत्री होता है, मंत्रिमंडल का शासन नहीं होता। तो यहाँ पे शब्दों के बारीक अंतर को आपको ध्यान में रखना है। अगली बात, अगर हम देखें कि राज्य की विधानसभा, उस राज्य में विधान परिषद कुछ साधन या, तो भाई सीधी सी बात है, हमारे आर्टिकल 169 में विधान परिषदों का स्थायी स्वरूप नहीं है, उनको हटाया जा सकता है, उनको निर्मित किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए 2 संस्थाओं की आवश्यकता है। पहला, वहाँ की विधानसभा प्रस्ताव से पारित करे, और फिर विधानसभा के पारित कर देने मात्र से बंद नहीं जाएगा जब तक संसद उसको स्वीकृत न करे। तो कहीं भी नई विधान परिषद बनाई जा सकती है, बशर्ते उसके बहुमत कितना चाहिए। पहला विकल्प है विधानसभा के कम से कम 2/3 उपस्थित था मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के द्वारा। अब विधानसभा कम से कम 2/3 उपस्थित और मत देने वाले, इस शब्द का अटपटा प्रयोग है। जब हम कहते हैं कि बाई मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये बात कही जाती है कि तभी कहा जाता है कि ये पूरी बात सही नहीं है। क्योंकि हकीकत की बात यह है कि जब हम किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें वैसे बहुमत की आवश्यकता होती है जैसा कहीं न कहीं संविधान के संशोधन के लिए बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। जैसे संविधान, अब विधानसभा तो संविधान का संशोधन करती रही, लेकिन संविधान संशोधन करने में जो संसद में बहुमत की आवश्यकता होती है, या न्यायाधीशों के खिलाफ हटाने के प्रस्ताव के लिए जो संसद में बहुमत की आवश्यकता होती है, वो होती है। इसलिए ये कहना कि कम से कम 2/3 सदस्य उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का बहुमत, ये केवल एक बात है। विधानसभा कम से कम 1/3 उपस्थित, ये तो 1/3 वाली बात ही नहीं होती है। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा, इससे कोई भी प्रस्ताव पारित होता है जिसे संसद स्वीकार करे। अब संसद के विशेष बहुमत की बात नहीं की गई, संसद का सामान्य बहुमत ही पर्याप्त है, विधानसभा का विशेष बहुमत चाहिए। और आप जानते हैं कि 2 कंडीशन यहाँ पे साथ साथ पूरी होनी चाहिए। पहले में तो केवल एक ही कंडीशन है, विधानसभा कम से कम 2/3 उपस्थित मत देने वाले। यहाँ पहला भी है कि विधानसभा कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित था मत देने वालों के कम से कम 2/3। अब मान लीजिए कि राजस्थान को लगता है कि वहाँ विधान परिषद बननी चाहिए, तो राजस्थान के लोगों ने कई बार पारित भी किया, आज तक बन नहीं पाई। तो मान लीजिए कि राजस्थान की विधानसभा सदस्य संख्या है 200, तो पहला शर्त यह है कि 101 लोग
कम से कम 101 सदस्य चाहिए वहाँ, क्योंकि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि 180 लोग आ गए विधानसभा में और 2/3। तो इस प्रस्ताव से किसी भी राज्य में नई विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, क्योंकि 2 शर्तें साथ साथ चल रही हैं। क्योंकि अगर केवल 2/3 वाली बात होती है तो 2/3 का मतलब होता है कि मान लीजिए कि 90 सदस्य यहाँ पे है, तो 90 का 2/3 कितना हो जाता? 60। तो 60 की बात तो 101 वाले शर्त को पूरा नहीं कर पाती। इसलिए विधानसभा वो प्रस्ताव पारित करेगी जिसमें दोनों शर्तें होनी चाहिए, और दोनों शर्तों में पहला क्या है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और फिर उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। इसलिए 101 सदस्य से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये 2/3 वाली शर्त पूरी होनी चाहिए, जबकि 90 वाले में तो 101 लोग उपस्थित ही नहीं है। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे, अगर पहला ऑप्शन हम मान लेते, अगर पहला ऑप्शन मान लेते तो विधानसभा के कम से कम 2/3 उपस्थित मत देने वाले, तो सीधी सी बात है, तो फिर तो 90 भी लोग प्रेजेंट होकर विधान परिषद बना देते। ऐसे नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन है सी। दूसरी बात है, अब एक फैक्चुअल सवाल है जो कि अनुच्छेद 13 सवाल 13 से पूछा गया है कि भाई नागरिकता अधिनियम के बारे में क्या सही है। तो आप याद रखिए कि बात सीधी सी है, 2014 में ये पारित किया गया है, और ये इसमें सीधी सी बात है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के, चूंकि बात ध्यान रखिए हिंदू बौद्ध क्योंकि मुस्लिम को नहीं दिया गया इसमें, इसी बात पूरा विवाद था, मुस्लिम को नहीं दिया गया। और विवाद इस बात पे भी था कि आखिर में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ही आने वाले क्यों, श्रीलंका से भी आने वाले नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखने का यही विचार है कि श्रीलंका से आने वाले नहीं, म्यांमार से आने वाले नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी जिन देशों से आ रहे हैं वहाँ मेजॉरिटी इस्लाम के लोग हैं, मेजॉरिटी इस्लाम के लोग हैं। और ये कारण बताएगा कि इसीलिए हम इस्लाम के लोगों को नहीं दे रहे हैं आज नागरिकता, लेकिन बाकी धर्मावलंबियों को दे रहे हैं। और इसी बात को लेकर बड़ा विवाद हुआ कि आप जानते हैं इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, और अगर सेकुलर स्टेट है और राज्य की नागरिकता धर्म के आधार पर दी जाएगी तो फिर इस बात पे बड़ा विवाद उठा। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, हमने धर्म विशेष के साथ साथ कोई भेदभाव नहीं किया। तो सरकार के तर्क अलग है, फिलहाल ये मामला न्यायपालिका के अधीन है। और एक बात आपको याद दिला दें, जो भी प्रश्न, जो भी इशू जो न्यायपालिका के विचार के अधीन होंगे, हमेशा आप याद रखिए वो एग्जाम में नहीं आएंगे। कोई भी ऐसा मुद्दा, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, जो भी न्यायपालिका के विचार के अधीन होगा वो एग्जाम में नहीं आएगा। अब भाई कुछ रूल्स होते हैं, यूपीएससी के भी हैं, तो जहाँ बड़ा विवाद हो, इसलिए बहुत ज़्यादा जहाँ विवाद हो वहाँ उतना ध्यान मत दीजिए, बहुत ज़्यादा चिंता करने की वहाँ बात नहीं है। क्योंकि एक बड़ा एग्जाम्पल आप देखेंगे इस बार के मेंस एग्जाम में, अभी आप देखेंगे चाहे मेंस हो चाहे पीटी हो, ये बात वो फॉलो करते हैं। क्योंकि एग्जामिनर को भी इंस्ट्रक्शन होता है कि आप जो मुद्दे न्यायपालिका में पेंडिंग हैं उस पर आप सवाल न बनाए, क्योंकि अभी उस पर खुद ही विवाद है। और हमारे यहाँ संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार तो न्यायपालिका के पास ही है। तो इसमें जो ऑप्शन सही माना गया है वो है 1 और 3। इसका मतलब है कि यह अधिनियम उत्तर पूर्वी राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम में लागू नहीं होगा। आपको मैं याद दिला दें, अब ये अगर पढ़िए न पढ़िए, कई चीज़ें आपके गेस में होनी चाहिए। गेस में कैसे होनी चाहिए? संसद के द्वारा निर्मित विधि पूरे हिंदुस्तान में लागू होगी, और हमारे यहाँ नागरिकता देना न देना संसद काम है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कुछ राज्यों में लागू नहीं होगी? तो ऐसा नहीं कर सकते कुछ राज्यों में लागू नहीं होगी। संसदीय विधि भारत के हर राज्य में लागू होती है। अब यहाँ कठिनाई आपको आएगी जब 5वीं सूची पढ़ेंगे, 6वीं सूची पढ़ेंगे, फिर आपको पीटी का तरीका बता दें। कई बार कई चीज़ों के एक्सेप्शन होते हैं, ऐसे कई आधार हैं जहां संसद की विधि भी लागू होने से मना की जा सकती है। लेकिन फिर मैंने बताया ये अपवाद है, और प्रीलिम्स एग्जाम में अपवाद को ध्यान में रखेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। मेंस में अपवाद काम आता है, प्रीलिम्स में नहीं। अगर हमने कह दिया कि संसद के द्वारा निर्मित विधि भारत में लागू होती है, क्षेत्रातीत भी लागू होती है, यानी अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को भी नागरिकता देना है तो संसदीय विधि बनाएगी, ये सही बात है, ये ऑप्शन सही है।
अब उसमें 5वीं 6वीं सूची का एक्सेप्शन लेके मत आइए, नागालैंड का एक्सेप्शन लेके मत आइए। तो पीटी एग्जाम में पढ़ते समय पहले ध्यान से देखिए, कई बार व्यवहारिक समस्या होती है, संविधान में कुछ लिखा गया, व्यवहार में कुछ हो रहा है, तो पहला वो टिक करिए संविधान में लिखा गया है। और बल्कि पिछले साल के यूपीएससी पेपर से इस बात को क्लियर कट दिखाया जा रहा है कि एक बार एग्जामिनर लिखता है भारतीय संविधान के हिसाब से, फिर लिखता है भारतीय राज्य व्यवस्था के हिसाब से। संविधान का मतलब है जो संविधान में लिखा गया है, और उसमें न्यायपालिका की व्याख्या क्या मैटर नहीं करती, ध्यान में रखने की बात है। लेकिन जब व्यवहार की बात होती तो न्यायपालिका की व्याख्या भी उसमें आ जाएगी, संसदीय विधि भी आ जाएगा, व्यवहारिक बातें भी आ जाएंगी। तो ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन जो इसमें प्रश्न नंबर 13 में किया गया है, ऑप्शन नंबर है सी, 1 और 3। चौथी बात है, संयुक्त बैठक के संदर्भ में इस बात पर विचार करना है, ज्वाइंट सिटिंग। और ज्वाइंट सिटिंग हमारे यहाँ आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 108 से होती है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लोकसभा के कार्यकरण की पूरी प्रक्रियाएं लोकसभा नियमों में है, लेकिन कुछ बातें अनुच्छेद 108 में लिख दी गई हैं, जैसे कि ज्वाइंट सिटिंग की बात, जैसे कि लोकसभा विघटित हो जाएगी तो विधेयकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका उल्लेख कर दिया गया है। अन्यथा इसकी कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है, ये बात सही है। इसमें महान्यायवादी को भाग लेने बोलने का अधिकार होता है, बात सही है। और हमारे यहाँ मंत्री, हमारे इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मंत्री और महान्यायवादी दो ऐसे लोग हैं जो सदन के सदस्य न होते हुए भी किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बस मत नहीं दे सकते। तो महान्यायवादी को आप कहेंगे महान्यायवादी को कब बुलाया जा सकता है? वह हो सकता है कि कभी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लग जाए, किसी न्यायाधीश के खिलाफ कोई मामला लाया जाए, तो महान्यायवादी को बुलाया जा सकता है सदन में विधि के संबंध में राय लेने के लिए। और संविधान संशोधन विधेयक पर असहमत की स्थिति में यह बैठक, तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती संविधान संशोधन के मामले में। संविधान संशोधन के मामले में ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि संविधान संघ राज्य दोनों का एक है। आप याद रखिए, सामान्य विधि के मामले में ज्वाइंट सिटिंग होती है, क्योंकि सामान्य विधि संसद के लिए बन रही है, पूरे भारत के लिए बन रही है। जबकि जब हम ज्वाइंट सिटिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब संविधान का संशोधन तो पूरे भारत के लिए होगा, और हमारे यहाँ राज्यों का अलग संविधान तो है नहीं, और राज्यों को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा। तो संविधान संशोधन के मामले में ज्वाइंट सिटिंग होगा, तो ज्वाइंट सिटिंग में तो हमेशा लोकसभा के पक्ष में बात जाएगी, क्योंकि राज्यसभा का बहुमत होना बहुमत न होना वहाँ मैटर करेगा ही नहीं। इसलिए ये बात अपने आप में गलत होगी। तो ऑप्शन होगा 1 और 2। 14 का ऑप्शन होगा 1 और 2, 1 और 2। तो तीसरा, तो संविधान संशोधन विधेयक पर कोई क्यों ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, इसका कारण है क्योंकि भाई राज्यसभा की बात भी पूछी जाए, नहीं तो फिर तो लोकसभा जो चाहे वो कर देगी। अगली बात, अब भारतीय संघीय व्यवस्था की एकात्मक विशेषताएं क्या है? तो आप जानते हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था का, संघ का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। संघ का मतलब होता है शक्ति का बंटवारा, शासन के अनेक केंद्र की स्थापना करना। और एकात्मक शासन का मतलब है शासन का एक केंद्र होगा, प्रशासन का एक केंद्र होगा। इसलिए कि इस एकात्मक शासन में जाइए तो वहाँ पता चला कि एक ही परीक्षा है, एक ही पुलिस है, लेकिन हमारे यहाँ पुलिस भी सीआरपीएफ अलग है, राज्य की पुलिस अलग है, यूपीएससी अलग है, यूपीपीसीएस अलग है, तो हर चीज़ दो में बटी होती है। संघात्मक शासन डिवीजन ऑफ पावर के आधार पे है, इसलिए हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन है। लेकिन एकात्मक शासन तो सेंट्रलाइजेशन पे चलता है। अब सवाल है कि जब हमारा संघात्मक शासन है तो संघ राज्य दोनों का संविधान अलग अलग होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ एक ही संविधान है। तो एक संविधान होना संघीय व्यवस्था के बजाय भारतीय संविधान की एकात्मकता की विशेषताएं दिखाती है। एकात्मकता का मतलब है जहाँ शक्ति का एक ही सेंटर हो, और संघात्मकता का मतलब शक्ति का अनेक केंद्र हो, संघात्मकता है। तो एकात्मकता का मतलब है केंद्रीकरण हो जाएगा, संघात्मकता का मतलब विकेंद्रीकरण। और संघ का मतलब ये होता है जहाँ अनेक समूह मिलकर शासन करें, और राज्य भी तो एक समूह ही है। वह राज्य के पहले समाज होता है। एकल नागरिकता, संघीय शासन में 2 प्रकार की नागरिकता होती है, जैसे अमेरिका में है। अब सवाल है कि स्वतंत्र न्यायपालिका,
स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय शासन की विशेषता एकात्मकता की नहीं है। और ये कहा भी जाता है कि भाई स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों होगी संघीय शासन में, क्योंकि संघ राज्य में अगर दो सरकारें हैं तो दो सरकार में झगड़ा होगा। अब तो अभी आपने देखा होगा कि ममता दीदी कह रही हैं कि बीएसएफ के अधिकार को ये 500 मीटर की उम्र सीमा से बढ़ाया जा रहा है। अभी संघ राज्य के बीच झगड़ा है, तो संघ राज्य के बीच झगड़ा है तो इसे हल करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। यानी स्वतंत्र न्यायपालिका का संबंध एकात्मक विशेषताओं से नहीं है। हाँ, एकीकृत न्यायपालिका का संबंध है। हमारे यहाँ न्यायपालिका भी कह रही है और संघ ही राज्यों के मुखिया की नियुक्ति करता है, ये भी एकात्मकता का लक्षण है। अन्यथा आप अमेरिका में देखेंगे राज्य का राज्यपाल जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। हमारे यहाँ धनखड़ साहब पर संघ सरकार ने कंट्रोल कर रखा है, इसलिए धनखड़ साहब ममता दीदी के लिए अलग अलग समय प्रॉब्लम करते रहते हैं। लेकिन जब आप कहेंगे एकात्मक न्यायपालिका का मतलब है कि हमारे यहाँ जो राज्यों में उच्च न्यायालय है, जो राज्यों का उच्च न्यायालय है, केवल राज्यों के विषय की सुनवाई नहीं करता। और हम आपको याद दिला दें, राज्यों का उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया था और मामला था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951। यानी जब हम एकात्मक न्यायपालिका की बात करते हैं तो ये स्पष्ट कर दें आपको कि एकात्मक न्यायपालिका का मतलब क्या होता है। जिसे कहते हैं हमारे जुडिशरी यूनिफाइड है। एकात्मक न्यायपालिका क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को अपॉइंट करते हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों को अपॉइंट कौन कराया जाता है? राष्ट्रपति करते हैं। एकात्मकता की विशेषता होगी। और सीधी सी बात है, अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। हाँ, शपथ दिलाने वाला काम राज्यपाल कर सकते हैं। दूसरी बात है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को हटाने का भी अधिकार संसद को दिया गया है। फिर यहाँ राज्यों की शक्ति नहीं है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों को पद से हटाना, जैसे विशुद्ध भाषा में कहते हैं पद मुक्ति का अधिकार भी संसद को दिया गया है। ये संघ सरकार संसद को दिया गया, राज्यों को नहीं दिया गया है। तो राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करेगा न्यायाधीशों की, यहाँ पे एकात्मकता है। अन्यथा आप देखेंगे कि हमारे यहाँ डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट तो राज्य का मुख्यमंत्री करता है, सैद्धांतिक तौर पर राज्यपाल, व्यवहारिक रूप में राज्य का मुख्यमंत्री। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि डीजीपी और मुख्य सेक्रेटरी का नियुक्त कौन करता है, तो आप मुख्यमंत्री ही टिक करेंगे, क्योंकि राज्यपाल तो संवैधानिक बात है, संविधान में तो ऐसा दिया नहीं गया है। तो व्यवहारिक बातें हैं, प्रशासन की बातें हैं, और जो संविधान में नहीं दिया गया उसका उत्तर हम प्रशासनिक देंगे, व्यवहारिक देंगे। तो अब देखिए न्यायपालिका एकात्मक क्यों है। अब उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों को न्यायपालिका के हटाने की प्रक्रिया एक जैसी है, दोनों का अपॉइंटमेंट एक जैसा, और खास तौर पे आप देखेंगे दोनों के क्षेत्राधिकार एक जैसे। अगर आप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, यदि टेक्निकल फर्क तो ही है, लेकिन अगर क्षेत्राधिकार समान है, कुछ अंतर के साथ असमान क्यों है? जैसे खास तौर पे आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय, हमारे यहाँ उच्चतम न्यायालय भी उन्हीं मामलों की सुनवाई करता है, जैसे कोई सिविल मामला है, दीवानी मामला है, आपराधिक मामला है, या कोई संसदीय विधि पे सुनवाई हो गई, तो ये उच्चतम न्यायालय भी करता है। और इसी संसदीय, अब सोचिए संसद के द्वारा निर्मित विधि, और उच्चतम न्यायालय राज्य विधानसभा निर्मित विधियों की भी सुनवाई करता है। जो राज्य विधानसभा ने कोई विधि निर्मित की तो उसकी भी सुनवाई करता है। इसलिए हमारे यहाँ पूरी न्यायपालिका एकात्मक है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। अब न्यायपालिका और कैसे आप देखेंगे, और उच्चतम न्यायालय तो आप अपराध, और ठीक वही काम उच्च न्यायालय करता है। यानी बात ध्यान देने की है, उच्च न्यायालय राज्य की विधि को तो सुनता ही है, वो संसदीय विधि की भी सुनवाई करता है। तभी तो इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द किया गया था। अब ये भी सिविल मामलों की देखेगा, ये भी न्यायालय, यानी ये भी आपराधिक मामलों को देखेगा।
उच्च न्यायालय में सिविल मामले, आपराधिक मामले, अब राज्य विधानसभा द्वारा निर्मित विधियाँ, ये भी इनकी सुनवाई करता है। इसलिए आप देखेंगे एकात्मकता है क्षेत्राधिकार में भी, अपॉइंटमेंट में भी और हटाने में भी। और इसलिए हमारे यहाँ कोई मामला जो जनपद न्यायपालिका चलना शुरू होगा वो जाकर खत्म होगा उच्चतम न्यायालय में। जो मामला जनपद न्यायालय से चलना शुरू होगा वो खत्म होगा उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में। यानी एकात्मकता। इसलिए कहा भी जाता है कि जो उच्च न्यायालय राज्यों में स्थित है उसका स्वाभाविक रूप में जो निर्णय तो राज्यों के अंतर्गत लागू होता है, लेकिन वो केंद्र के किसी कानून को, संघ सरकार किसी विधि को भी परीक्षण कर सकता है। इसलिए एकात्मकता है। जबकि अमेरिका में देखेंगे, जबकि होना ही चाहिए था, वो उच्चतम न्यायालय का अपॉइंटमेंट अलग होना चाहिए था, रिमूवल प्रोसेस अलग होना चाहिए था, और उच्चतम न्यायालय के काम। अच्छा, कैसे आप कहते हैं कि न्यायपालिका दोहरी है? अगर ये एकात्मकता की एग्जाम्पल है, इसको जरा उलट के देखें तो आप ये भी कह सकते हैं कि फिर दोहरी न्यायपालिका कैसी होती है, जैसे अमेरिका में है। इसलिए अमेरिका संघवाद का बड़ा अच्छा मॉडल माना जाता है, जहाँ हर चीज़ दोहरी है। तो वहाँ दोहरी न्यायपालिका कैसी है? ये सीधे संघीय न्यायालय अलग होगा, राज्यों का न्यायालय अलग होगा। यह दोहरी न्यायपालिका है। संघीय न्यायालय अलग है और राज्य का न्यायालय अलग है। 50 राज्यों के न्यायालय अलग होते हैं। तो यहाँ पे राज्य के न्यायालय का मूल काम क्या है? जैसे यहाँ पे सिविल मामला है, कोई आपराधिक मामला है, वो राज्य का न्यायालय देखेगा। और राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर। राज्य के न्यायाधीशों को राज्य का न्यायालय क्या करेगा? राज्य के कानूनों की, राज्य विधियों की समीक्षा करेगा। तो यहाँ बिल्कुल मामला अलग अलग है। यानी क्रिमिनल मामले हैं वो राज्य के न्यायालय हल कर देंगे, और संघीय न्यायालय क्या करेगा? केवल वो संघीय विवादों को हल करेगा। अमेरिका में संघीय न्यायालय का सिविल क्रिमिनल मामलों से कोई मतलब ही नहीं है। संघीय विवादों को हल करेगा, मूल अधिकार की रक्षा करेगा, मूल अधिकारों की रक्षा करेगा, संविधान की व्याख्या करेगा। यहाँ बस संघीय न्यायालय का इतना ही काम है। यानी हम अमेरिका में कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई मामला जनपद न्यायालय से चला और उच्चतम न्यायालय तक पहुंच रहा है। इसलिए अमेरिका के संघीय न्यायालय के काम बड़े सीमित हैं। उसका आपराधिक मामलों से, सिविल मामलों से, किराए का झगड़ा, मकान का झगड़ा, इससे कोई मतलब नहीं। ये सब राज्य न्यायालय का काम है। पूरा सेपरेशन, काम भी अलग है, अपॉइंटमेंट भी अलग है, रिमूवल का प्रोसेस भी अलग है। अमेरिका में इसलिए संघ का परफेक्ट मॉडल कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ वहाँ दोहरी है। लेकिन आप जानते हैं भारत की परिस्थितियाँ अलग थी, तो भारत जरूरी नहीं कि उस अमेरिकन मॉडल को अपनाए। तो हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में कोई गड़बड़ है क्योंकि हम अमेरिकन मॉडल को नहीं अपना रहे हैं। भाई हमारी परिस्थितियाँ अलग है, अमेरिका की परिस्थितियाँ अलग थी। इसलिए अच्छा, प्रश्न का उत्तर शायद हमने आपको नहीं बताया। अठारह प्रश्न, अच्छा 17, शायद ये सवाल आपका था। हाँ नहीं, शायद हाँ ये सवाल आपका था, ये सवाल था। तो इसमें इसका मतलब क्या होगा? अगर थर्ड ऑप्शन हटा दीजिए तो ये ऑप्शन ये भी नहीं होगा, थर्ड को हटा दीजिए ये भी नहीं होगा, तो फिर ऑप्शन क्या आएगा? 1, 2, 4 और 5। ये दिखाता क्या है? एकल विशेषताएं दिखाता है। 1 भी, 2 भी, 3 नहीं आएगा। 4 एकीकृत न्यायपालिका और राज्य की नियुक्ति। तो एकीकृत न्यायपालिका का मतलब मैंने बता दिया, और राज्यपाल की नियुक्ति ये भी एकात्मक लक्षण में ही आएगा। अब उसके बाद जरा हम आगे चलें। अब अगला सवाल है कि भारत के संविधान के संशोधन कार्य में केवल लोकसभा में ही विधेयक नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ इस मामले में दोनों सदनों को समान शक्ति दी गई है। ये बात अलग है कि जब हमारे संविधान में ये बात कही जाती है कि संविधान में पहले राज्यसभा की शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी राज्यसभा या लोकसभा अपर हाउस या लोअर हाउस नहीं है। संविधान में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं है। अब इंग्लैंड की परंपरा थी तो आज भी लोग हमारे यहाँ राज्यसभा को अपर हाउस कह देते हैं, लेकिन हमारे संविधान में ऐसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं है और न लोकसभा नियमों में है। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। संविधान संशोधन में दोनों को शक्तियाँ समान है, क्योंकि संघीय ढांचा है, संविधान हमारा एक ही है, तो वहाँ हम राज्यों को नीचे नहीं कर सकते।
और लिखा गया संविधान में संशोधन के लिए विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। हाँ, ये अभी हमने बताया है। आपने देखा होगा इसका बिल्कुल ही मतलब होता है कि जो कि विधानसभा अगर विधान परिषद का निर्माण करना चाहे, जिस बहुमत का प्रयोग विधान परिषद के निर्माण के लिए होता है, वही बहुमत हमारे यहाँ संविधान संशोधन के लिए लगता है। आया कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसका ये मतलब मत समझ लिए कि विधानसभा भी संविधान संशोधन करती है क्या? नहीं। कुछ मामलों में विधानसभा से पूछा जाता है, संविधान संशोधन से सहमतियां मांगी जाती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन तंत्र में कोई हम बदलाव कर दें, सातवीं अनुसूची में कोई बदलाव कर दें, संघ राज्य के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में बदलाव कर दें, तो वहाँ कुछ मामलों में हम राज्य विधानसभा से पूछेंगे। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी संविधान संशोधन को आरंभ करने की शक्ति विधानसभा को ही नहीं है। इसलिए कन्फ्यूजन दोनों बातों में अलग अलग रखें। बस कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार का बहुमत विधानसभा के लिए अभी हमने बताया था, विधान परिषद के निर्माण के लिए ठीक वही बहुमत की आवश्यकता होती है संविधान के संशोधन के लिए। वही बहुमत चाहिए न्यायाधीशों को हटाने के लिए। हाँ, बस राष्ट्रपति को हटाने के लिए अलग बहुमत चाहिए। हमारे अनुच्छेद 61 में, अब इसलिए हर चीज़ को तुलना करके पढ़िए, हमेशा कंपैरिजन करके पढ़िए, कन्फ्यूज़न कम से कम होगा। इसलिए एक पीटी एग्जाम में एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। और कन्फ्यूज़न इसलिए होता है कि हम चीज़ों को कंपैरिजन करके पढ़ें, प्रिसाइज करके पढ़ें, भागम भाग करके न पढ़ें। तो आपको हम याद दिला दें कि राष्ट्रपति को हटाने का बहुमत सबसे कठिन है, जहाँ पे लिखा गया है कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 2/3, एक ही बात लिखी गई है। तो वहाँ उपस्थित का आधे से ज़्यादा, उसका मतलब ही नहीं है। तो केवल लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 2/3, राज्यसभा कुल सदस्य संख्या का 2/3, और इसका मतलब हो गया कितने लोग अनुपस्थित हैं, कितने लोग सीटें खाली हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन केवल 2 सही है। अब अगर 20 की बात करें तो नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार हैं। तो हाँ, ये बात ठीक है, 5 आधार है। तो अब 5 आधार है, भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान, तो बिल्कुल गलत हो गया भाई। यही बनी एकल नागरिकता, इसके पहले भी हमने देखा। अब सवाल है कि 5 आधार है नागरिकता के, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कोई नागरिकता कैसे ले सकता है? तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नागरिकता जो अधिनियम है, संविधान में नहीं बात कर रहा है। अब 1955 का मतलब अधिनियम, तो नागरिकता कोई कैसे ले सकता है भाई? कोई जन्म से नागरिकता है, हमें आपको जन्म से ही नागरिकता मिली है। दूसरा, कोई रजिस्ट्रेशन से भी ले सकता है, रजिस्ट्रेशन से भी ले सकता है। उसके शर्त है कि भारत में इतने साल रहना चाहिए, और रहने के बाद यानी हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, एप्लीकेशन देंगे, तो संघ सरकार या विशेष तौर पर गृह मंत्रालय तय करेगा नागरिकता दिया जाए न दिया जाए, जैसा कि अदनान सामी को ही मिला रजिस्ट्रेशन के आधार पे। दूसरा होता है डिसेंट के आधार पे, अवजरण के आधार पे। अब डिसेंट का मतलब है, तो मान लीजिए हमारे माता पिता भारत के हैं, तो मान लीजिए कि माता पिता की नागरिकता के आधार पर किसी को नागरिकता मिल जाए, तो क्या है? अवजनन या डिसेंट के आधार पर, कि माता पिता हमारे उस देश के नागरिक थे, इस आधार पे हमें वो नागरिकता दे दी गई, तो वो डिसेंट के आधार पे है। या भारत सरकार के द्वारा किसी भूभाग को अपने क्षेत्र में मिला लिया गया, तो सिक्किम अगर भारत के भूभाग मिल गया तो सिक्किम के सारे नागरिक फिर भारत के नागरिक हो गए। तो रजिस्ट्रेशन है, डिसेंट है। ये 1955 में हमारे यहाँ नागरिकता लेने के कई प्रकार हैं, 5 प्रकार के उल्लेख हैं। इसमें जो अभी हमें याद आ रहा है, बर्थ का है, रजिस्ट्रेशन है, अवजरण है, और एक और है नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण। तो जैसे सोनिया गांधी ने नागरिकता कैसे ली है? रजिस्ट्रेशन के आधार पे। अदनान सामी रजिस्ट्रेशन के आधार पे। अब कोई राजदूत है जो विदेशों में तैनात है, अब उसका कोई बच्चा जो भारत में पैदा नहीं हुआ, अगर वो भारत का नागरिक लेना चाहे तो डिसेंट के आधार पे लेगा। अवजरण माता पिता की नागरिकता के आधार पे। देशीकरण के आधार पे, कि मान लीजिए कोई भारत में एक लंबे समय से रह रहा है, 4-5 साल से रह रहा है, उसको लगता है कि भारत में नागरिकता ली जाए, तो यह नेचुरलाइजेशन।
यानी जो देश में रहते रहते स्वाभाविक रूप में देश की मान्यताओं, प्रक्रियाओं, परंपराओं से परिचित हो चुका हो और वो भारत में नागरिकता लेना चाह रहा हो, तो वो नागरिकता ले सकता है। तो ये व्यवहारिक बातें नागरिकता से पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ये तो होगा नहीं, तो केवल एक सही है। अब अगला है, भारत की संचित नीति पर भारतीय व्यय में निम्नलिखित पहचान कीजिए। सीएजी बिल्कुल आता है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये भी आता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते ये भी आते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन ये भी आती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता राज्य की संचित नीति पे आता है, लेकिन पेंशन तो संघ की संचित नीति पे है। तो अब खास तौर पे देखेंगे, अब इस ऑप्शन में प्रॉब्लम है। ऑप्शन में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम देखें, पहला भी चारों ऑप्शन सही हैं, ये चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं वो जो सबसे अप्रोप्रिएट है 134, यानी ऑप्शन में अब सवाल है कि चारों ऑप्शन सही है तो 134 को हम कर लेंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए इसमें कोई एक छूट रहा हो, तो आप 134 कर दीजिए। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते भी भारत की संचित नीति पर भारित होते हैं, इसका मतलब है। और राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा का अध्यक्ष तो अपने आप में राष्ट्रपति हो जाता है, उपराष्ट्रपति हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखने की है। और जिसे हम कहते हैं, बस एक बात याद रखिएगा, आज भी कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका वेतन भत्ता भारत की संचित निर्धारित नहीं होता। और सीएजी का नहीं बल्कि सीएजी के सारे प्रशासनिक अधिकारियों का भी, उच्चतम न्यायालय का नहीं बल्कि उच्चतम न्यायालय के सारे प्रशासनिक अधिकारियों का वेतन भत्ता संचित नीति पर भारित होता है। और ये बात हम जानते हैं, जो वेतन भत्ते संचित नीति पर भारित होते हैं उन पदों का विशेष महत्व है, क्योंकि बजट के पूरे दौरान उन पे हम कभी भी कटौती प्रस्ताव नहीं ला सकते। इसे संसद भी उनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं कर सकती। ये उनकी स्वायत्तता के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है, क्योंकि ऐसे पद कहीं न कहीं सरकार के अधीन नहीं है और स्वायत्त बनाए गए हैं, जो सरकार के कई बार खिलाफ भी बोलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में कार्यपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कार्यपालिका विधायिका का अंग होती है, ये बात बिल्कुल सही है। यानी आप याद रखिए, संसदीय शासन में नीचे आती है कार्यपालिका, ऊपर आती है विधायिका। यानी विधायिका क्या है? माँ है, कार्यपालिका क्या है? बच्चा है। तो एक बैलेंस हमेशा होना चाहिए, कार्यपालिका कभी प्राथमिक नहीं हो सकती, ये सिद्धांत है। हाँ, व्यवहार में जरूर हो सकता है, कई बार प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली हो जाए कि संसद को नियंत्रित करने लगे, लेकिन ये सिद्धांत नहीं होगा, ये व्यवहार होगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करने वाला का औपचारिक प्रमुख है, ये भी सही बात है। यद्यपि याद रखिए, हमारे यहाँ राष्ट्रपति को नाम मात्र के बजाय संवैधानिक प्रधान ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी को नाम मात्र का प्रधान कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी जो कि प्रधान है वहाँ पे, लेकिन कोई संविधान ब्रिटेन में तो है नहीं। अब ब्रिटेन की महारानी प्रधान है परंपरा के हिसाब से, इसलिए उनके लिए नाम मात्र शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता है। हमारा जो राष्ट्रपति है उसे संविधान से शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन वो है औपचारिक, वो औपचारिक है एक तरीके से। इसका मतलब है वो सिंहासन पर बैठता है, शासन नहीं करता। सिंहासन पर बैठना और शासन करना दोनों अलग अलग बातें हैं। वास्तविक अधिकार मंत्रिपरिषद में निहित होता है, सामूहिक रूप में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। बात देखिए, वास्तविक अधिकार मंत्रिपरिषद में निहित होता है, बात तो ठीक है, लेकिन कभी भी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्री विशेष राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जहां लिखा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। इसलिए इस ऑप्शन में ये भी सही होगा। अच्छा, कार्यपालिका और विधायिका दोनों का प्रमुख राष्ट्रपति है, सही बात है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर भी करता है, किसी पदाधिकारी का अपॉइंट भी करता है। तो ऑप्शन ये भी सही है, 2, 3, ये तीनों ऑप्शन सही है, चौथा गलत है। तो आपका हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 21 का बी। अगला है, अब संसद किसी सदन के सदस्यों की निर्हरता, अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित प्रश्न विनिश्चय में निर्धारण करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसकी राय लेनी होती है? सीधे निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन।
बस ये बात ध्यान रखने की है कि हमारे यहाँ सांसदों के डिस्क्वालिफिकेशन कई तरीके हैं, जैसे कि निर्वाचन आयोग यानी कब राष्ट्रपति डिस्क्वालीफाई करेगा, जब संविधान से संबंधित कोई अयोग्यता हो, जैसे नागरिकता का मामला, लाभ के पद का मामला, तो डिस्क्वालीफाई करेगा राष्ट्रपति जब अयोग्यताएं संविधान से संबंधित हो। दूसरी बात है, जब दल बदल का मामला हो तो डिस्क्वालीफाई करेगा स्पीकर। तो ये बात हमें ध्यान रखने की है। और जब मामला हो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जैसे कि हमारे यहाँ करप्ट प्रैक्टिस है, जैसे इंदिरा गांधी के इलेक्शन को रद्द किया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, तो वहाँ निर्धारण होगा उच्च न्यायालय का। तो हमारे यहाँ कोई भी सांसद अनेक तरीके से डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के हिसाब से जैसे इंदिरा गांधी डिस्क्वालीफाई की गई थी करप्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से, तो उच्च न्यायालय करता है, अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। और उसके लिए तो इंदिरा गांधी ने 39th अमेंडमेंट भी करवा दिया था, और इंदिरा गांधी ने कहा था कि आने वाले समय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, इनके पद को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन से जनता पार्टी शासन से हटा दिया, न्यायालय ने भी स्वीकार नहीं किया। तो जन प्रतिनिधित्व से संबंधित कोई मामला डिस्क्वालिफिकेशन का होगा, उच्च न्यायालय तय करेगा। दल बदल से कोई संबंधित मामला होगा तो स्पीकर तय करेगा, और संविधान से संबंधित अयोग्यता होगी तो तय करेगा राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की सलाह से। तो हमारे यहाँ सांसदों के डिस्क्वालिफिकेशन के तरीके अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कथनों पर विचार करिए, स्वर्ण सिंह कमेटी ने बिल्कुल सही बात है। और ये बात इंटरेस्टिंग है कि मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, और ये बात बहुत ध्यान देने की है कि हमारे संविधान में स्वर्ण सिंह कमेटी और ख़ास तौर पर वेंकटचलैया कमीशन वर्ष 2000 में बना, इसको कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको याद रखने का तरीका है, एनसीआर में वर्ल्ड कप हुआ, कई बार एसोसिएट टर्निंग का प्रयोग करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए निर्मित राष्ट्रीय आयोग। और यानी 2000 में बना, इसे कहते हैं वेंकटचलैया आयोग भी कहते हैं। और इन वेंकटचलैया आयोग और स्वर्ण सिंह कमेटी की महत्व क्यों ज़्यादा है, क्योंकि दो मौके ऐसे थे जब ये महसूस किया गया कि हमारे यहाँ कोई कमेटी बने जो ये बताए कि भाई जो हमारे संविधान का कार्यकरण हो कैसा है, वो कैसे चल रहा है। इसलिए इन दो कमेटीज़ का इम्पोर्टेंस है। और वैसे तो अनुच्छेद 368 में संसद को अधिकार है जब चाहे वो संशोधन कर दे, लेकिन ये दो मौके ऐसे थे जब ये कहा गया कि नहीं, एक हम ओवरऑल संविधान का ओवरलुक करें। इसलिए वेंकटचलैया कमीशन की 2-4 रिकमेंडेशन हमें याद होनी चाहिए। स्वर्ण सिंह कमेटी की बात को हमें ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये दो ही महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। ये बात ध्यान में कितनी बड़ी बात है भाई, संविधान के 75 साल के कार्यकरण में, या संविधान के तो अब आज़ादी के 75 साल कार्यकाल में, संविधान तो 1950 में लागू हुआ, अगर 2 ही बार ऐसा हुआ तो कोई महत्वपूर्ण घटना थी। तो हाँ, मौलिक कर्तव्य 8 ही बताए थे स्वर्ण सिंह कमेटी ने, लेकिन शामिल संविधान में 10 किया गया। 44वें संविधान संशोधन ये जनता पार्टी के समय हुआ था, 4-4, बड़ा इंपॉर्टेंट संविधान, 1978। तो संविधान भारतीय संविधान मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, नहीं, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था 42nd में इंदिरा गांधी। और आप जानते हैं इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया। अब इंदिरा गांधी थोड़ा सा ये बात बताना चाहती थी कि, और ये बड़ी दिलचस्प बात है, जब भी कोई प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है वो बार बार मूल कर्तव्यों को ही बहुत याद दिलाता है। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन से। और आजकल भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी बहुत मूल कर्तव्य की बात करते हैं, और कई लोकतंत्र के समर्थक लोग यह आपत्ति करते हैं, यार मूल कर्तव्य की बात नहीं क्यों कर रहे हो आप। अरे इस देश में नागरिक हैं, और नागरिक को पता है कि उनके अधिकार क्या है और अधिकार की सीमाएँ क्या है। जो अधिकार की सीमा वो कर्तव्य है। भाई अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और हमारे संविधान में इसलिए मूल कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि नागरिक को बताने की आवश्यकता नहीं कि उसका मूल कर्तव्य क्या है। और कई बार जब सरकार मूल कर्तव्य बताने लगे तो लोग बड़े आपत्ति करते हैं, कि लोग कहते हैं अरे भैया ये सरकार है, ये हमारे अधीन काम करती है। सरकार लोकतंत्र में जनता की मास्टर नहीं होती, जनता की सेवक होती है, बात ध्यान रखने की है। और सरकार जब जनता का मास्टर बनने का प्रयास करने लगे फिर तो डेमोक्रेसी के लिए फिर तब लोग आपत्ति उठाने लगते हैं। फिर तो ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा।
तो ऑप्शन केवल ए सही है, केवल एक ही सही है। अब जरा हम देखें कि कौन सा एक सही नहीं है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्न केवल मंत्रियों के द्वारा मंत्रियों से पूछ नहीं, अच्छा ठीक है, संसद के दोनों सदनों प्रश्न तो कोई पूछ सकता है, लेकिन प्रश्न का जवाब तो सही बात है मंत्री ही देगा। तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मौखिक का मतलब है जिसका खड़े होकर जवाब दिया जा सके, जिसमें पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अतारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी अतारांकित है जिसका उत्तर लिखित रूप में दिया गया है, उस पर कोई अनुपूरक सवाल कैसे पूछ सकता है, ये भी सही हो गया, तो ये भी सही हो गया। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम अवधि की सूचना देकर पूछा था, नहीं 15 दिन, अभी तो 15 दिन का समय है, तो 15 दिन से कम की सूचना अवधि देकर पूछा जाता है, तो कौन सा सही नहीं है, तो फिर ऑप्शन हो गया डी। तो 24 वाला ऑप्शन हो गया डी, कौन सा सही नहीं है, क्योंकि 15 दिन से कम की अवधि में, बाकी तो कोई भी, और 15 दिन से कम की अवधि का जब प्रश्न देखे थे तो अल्पकालिक क्वेश्चन है, अन्यथा वो कहीं भी सवाल पूछा जा सकता है। अब इसमें है संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, हाँ ये बात सही है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूजन आपको इसलिए होगा कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सीमांकन है, लेकिन आज भी 368 में बात लिखी गई है। 368 में आज भी बात है कि संविधान में, मैं फिर कह रहा हूँ, जब संविधान शब्द का प्रयोग हो तो ऑप्शन सही होगा, व्यवहार पे मत जाइए, क्योंकि अनुच्छेद 368 में अभी भी बात लिखी गई है और वो बात जोड़ी गई है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा और आज तक बनी हुई है कि संसद संविधान किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है और संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पे कोई सीमा नहीं है, ये बात संविधान में लिखी गई है, व्यवहार में नहीं है। तो जब प्रश्न हमारा संविधान में है तो हम सही कहेंगे, इसलिए कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। भारतीय संविधान ने कानून की यथोचित प्रक्रिया की अवधारणा अमेरिका से अपनाया है। याद रखिए, जो हमारे संविधान में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून की यथोचित प्रक्रिया, यानी कहते हैं विधि की उचित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया, जो ब्रिटिश शासन की व्यवस्था है, शब्द लिया गया है जापान से। तो ये अपने आप में धारणा गलत हो गई। भारत का संविधान संसद में विधायी संप्रभुता निहित करने के साथ सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, ये भी सही बात है। यानी हमारा संविधान संसद की सर्वोच्चता तो नहीं बताता, लेकिन संसद की संप्रभुता कहीं न कहीं देता ही है कि संसद द्वारा निर्मित विधि प्रमुख है। तो ऑप्शन हो गया आपका दो गलत, तो कौन सा सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। तो 26 में ऑप्शन नंबर 2 आपका सही नहीं है। अच्छा, अब देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। अब ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, लेकिन जो आपको आंसर मिला उसमें लिखा गया है कि एक भी सही नहीं है। अब सवाल ये, संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते संविधान किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है, अगर ऐसा संविधान के हिसाब से देखा तो करेक्ट है, लेकिन केशवानंद भारती के व्यवहारिक निर्णय से देखेंगे तो गलत है। इस वजह से अब सवाल है कि जब हम ये कह रहे हैं कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते संविधान किसी भाग में परिवर्तन कर सकती है, तो अब देखें कि इसको व्यवहारिक रूप में हम देखें, संवैधानिक रूप में भी कठिनाई पैदा होती है। तो फिलहाल इसको हम संविधान के, कोई बार बार भारतीय संविधान की बात आ रही है, तो हम संविधान के हिसाब से देखें तो आंसर करेक्ट मानेंगे। इसलिए हमने कहा कि, और जब आप उत्तर में देखेंगे तो अगर व्यवहार में देखिए तो दोनों सही हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन कई बार होता है। तीसरी बात, अगला 27 में, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब सीधी सी बात है कि लोकतंत्र के लिए दल तो होना ही चाहिए, बिना राजनीतिक दल, बिना हित समूह के लोकतंत्र चलता नहीं, ये सही है। निर्वाचन प्रणाली लोकतंत्र के लिए होना ही चाहिए। फिर लोकतंत्र के लिए क्या होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी होना चाहिए। फिर लोकतंत्र के लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छा नागरिक समाज, ये भी होना चाहिए। तो ऐसा दिख रहा है कि डेमोक्रेसी में सरकार भी होनी चाहिए, निर्वाचन भी होना चाहिए, लोकतंत्र भी होना चाहिए, यानी समूह और संगठन भी होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन सारे सही हैं। अगर 27 की बात देखी जाए तो ऑप्शन सभी सही हैं, 1 2 3 4। भाई नागरिक समाज का मतलब है, देखिए डेमोक्रेसी में हम केवल वोटर नहीं होते, डेमोक्रेसी में सिटीजन है,
और सिटीजन का मतलब हमारे अधिकार है, हमारी आवश्यकताएं हैं। तो कल हम कोई समूह बना लेंगे। नागरिक समाज का मतलब है कोई एनजीओ बनाएंगे मानवाधिकार की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए। शक्ति पृथक्करण तो जरूरी है, क्योंकि विधायिका कार्यपालिका नहीं, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो जहाँ शक्ति का सेंट्रलाइजेशन होगा वहाँ डेमोक्रेसी टूटती है। जैसे चाइना में, रसिया में एक ही व्यक्ति प्रभावशाली है, विपक्षी दल को वहाँ परमिशन होते ही नहीं। और रसिया और अमेरिका, रसिया में आप देखेंगे कि कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक ही समूह है, अब वही सारी शक्तियों का केंद्रीकरण करता है, तो वहाँ अनडेमोक्रेटिक शासन है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं आपके। फिर 28 की वर्ष 1998 में स्थापित वर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्य से है। जस्टिस जीएस वर्मा थे, तो मूल कर्तव्य से ही था। दूसरा, मूल कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए संविधान में विधायी प्रक्रिया वर्णित है, नहीं है। आप याद रखिए, संविधान कई भाग ऐसे हैं जो नैतिक है, संविधान कई भाग ऐसे हैं जो वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य का मतलब है उन बातों को लेकर न्यायपालिका में नहीं जा सकते। इसका मतलब है अगर मूल कर्तव्य, मान लीजिए कोई सरकार ने कानून बनाया, तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि लोग इस आधार पर कानून को चुनौती देते हैं, फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। भाई, नागरिकता अधिनियम संशोधन किया गया तो न्यायपालिका में चुनौती क्यों मिली? कि वो फंडामेंटल राइट खिलाफ है, वो संविधान का आधारभूत ढांचे खिलाफ है। इस आधार पर चुनौती नहीं मिली कि वो मूल कर्तव्य खिलाफ है। आपने क्या कभी सुना है कि कोई विधि इसलिए न्यायपालिका में चुनौती दी गई हो कि वो प्रस्तावना खिलाफ है, निदेशक तत्व के खिलाफ है, मूल कर्तव्य के खिलाफ है? इसलिए प्रस्तावना, निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य क्या है? ये क्या है? एक तरीके से नैतिक है। जैसे कहते हैं कि वो इनको आधार पर हम न्यायपालिका में कभी चैलेंज नहीं कर सकते। न इस आधार पर न्यायपालिका में जा सकते हैं कि ये विधियां गलत हैं, न इस आधार पर न्यायपालिका में जा सकते हैं इसे क्रियान्वित किया जाए। इसलिए कहा जाता है कि मूल कर्तव्य को परिवर्तित करने के लिए संविधान में किसी विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, किसी विधायी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। और अगला 86वें संविधान संशोधन, इसलिए कहा भी जाता है, अब इसी में शब्द का प्रयोग होता है कि जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल, हम दो शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी बात को आपको हम एग्जाम्पल बेसिक बता दें कि हम दो शब्द का प्रयोग करते हैं। एक है प्रवर्तनीय, जस्टिसिएबल। अब इसको हिंदी में एक और नाम कहते अधिशास्तिपूर्ण। अब विशुद्ध शब्द का प्रयोग किया तो अधिशास्तिपूर्ण, प्रवर्तनीय का मतलब है जस्टिसिएबल। इसे कहते हैं इनफोर्सेबल। इनफोर्सेबल, जस्टिसिएबल, इनफोर्सेबल का मतलब है जिसे हम न्यायपालिका में चुनौती दे सके, जिसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सके। तो मूल अधिकार के हनन के मामले में कोई ऐसी विधि बने जो मूल अधिकार के खिलाफ हो, अगर सरकार मूल अधिकारों को लागू नहीं कर रही है तो हम उस न्यायपालिका में जा सकते हैं। इसे कहते हैं जस्टिसिएबल, इनफोर्सेबल, प्रवर्तनीय, अधिशास्तिपूर्ण। लेकिन जहाँ तक प्रस्तावना की बात है, जहाँ तक मूल कर्तव्य की बात है, और जहाँ तक निदेशक तत्व की बात है, जहाँ तक डीपीएसपी की बात है, तो वो इनफोर्सेबल और जस्टिसिएबल नहीं है। ये न तो प्रवर्तनीय है और न ही अधिशास्तिपूर्ण है। तो फिर एक बार आप कह सकते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो अलग मुद्दा है। तो उनका इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन सही मायने में जब जो प्रवर्तनीय है, जो अधिशास्तिपूर्ण नहीं है, तो उसको हम न्यायपालिका में चैलेंज नहीं दे सकते। तो कभी भी कोई कानून बना इस आधार पर न्यायालय में नहीं आ सकते, प्रस्तावना खिलाफ है। इसे कई बार आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं कि प्रस्तावना से समाजवाद शब्द हटा दिया जाए। इस बात को लेकर न्यायपालिका में नहीं जा सकते। यद्यपि आजकल तो देखिए न्यायपालिका में बड़े सारे मुद्दे जाते हैं, जनहित याचिका से संबंधित कोई मुद्दे लेके जा सकते हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए, सामान्यतः देखा जाए तो मुद्दे न्यायपालिका में नहीं जा सकते, क्योंकि ये अधिशास्तिपूर्ण, प्रवर्तनीय नहीं है। निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना। तो इसीलिए जब इस प्रश्न को बात करते हैं तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन होगा 1 और 3, यानी सी। ऑप्शन होगा सी सही है। अगली बात,
निम्नलिखित कथनों में से कौन से अल्प सूचना प्रश्न के विषय में सही है? अब स्वाभाविक रूप में अल्प सूचना प्रश्न, अब ये कहा जाए, अब थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को देखें कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, अल्प सूचना प्रश्न, तो जब हम अल्प सूचना प्रश्न की बात करते हैं, एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और एक होता है अल्प सूचना प्रश्न। दोनों बातों में फर्क है। अल्प सूचना प्रश्न का मतलब जो बातें हम 15 दिन से पहले कम की नोटिस देके पूछ सकते हैं, जबकि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का मतलब होता है जो अविलंबनीय महत्व के मामले हों, जो अर्जेंट इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, वो शॉर्ट नोटिस शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में आते हैं। अब अगर ऑप्शन हम देखें कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और किस तरीके से किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले संबंधित होते हैं, बात सही है। किसी सरकारी गैर सरकारी सदस्य से पूछा जा सकता है, अब सीधी सी बात है, किसी सरकारी गैर सरकारी, अब पूछा जाएगा तो कोई चीज़ पूछी जाएगी तो स्वाभाविक रूप में ये अल्प सूचना प्रश्न है, तो पूछा तो मंत्री से ही जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, सरकारी का मतलब है मंत्री, गैर सरकारी का मतलब सांसद। सांसद से सवाल पूछेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तीसरी बात, इस प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है, ये बात सही है। किसी दिन की प्रश्न सूची में केवल एक विषय रखा जा सकता है, ये भी सही है। तो ये अल्प सूचना प्रश्न है, ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, तो इसमें फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा कि 1, 3 और 4। तो ये है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब ये सवाल है कि एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, अल्पकालिक चर्चा। अल्पकालिक चर्चा अलग है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन अलग है और अल्पकालिक क्वेश्चन अलग है। तो यहाँ अल्पकालिक क्वेश्चन से है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है ये, जबकि ये क्या है, जबकि एक अलग होता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, उसमें डिस्कशन होता है, सवाल नहीं पूछा जाता। हाँ, एक बात है कि वो भी लोक महत्व के अविलंबनीय विषय से संबंधित होता है, ये समझ है। उसके अलावा उस पर प्रश्न होगा, उस पर डिस्कशन होगा, सभी को मौका मिलेगा और अगर संबंधित मंत्री है उसका जवाब देगा, मतदान नहीं होता। जैसे कि अब मान लीजिए कि इटली के मछुआरों ने सेलर्स ने भारतीय मछुआरों को मार दिया, तो ये कुछ सवाल शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का बनता है। महंगाई, प्राइस राइस, ये सवाल शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में आता है, प्रश्नकाल में नहीं आता। लोकतंत्र, सरकार से लोकतंत्र क्या है, जवाबदेही। भाई की टर्म हमेशा याद रखिए, लोकतंत्र का मतलब रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट, ये लोकतंत्र का मतलब है। ऐसा शासन जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक जमाना था कि राजा कहा करता था कि लोग मर रहे हैं तो भगवान को उत्तरदायी दो, क्योंकि भगवान ने तानाशाही राजा भेजा रखा है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लोकतंत्र का बेस है। और एक बात याद रखिए, त्वरित निर्णय ये लोकतंत्र का बेस बिल्कुल नहीं है। तो इस बारे में बड़ा विवाद भी होता है। आप देखते हैं कि आजकल लोग बहुत कहते हैं कि चाइना में ऐसा हो रहा है, चाइना इतना विकास कर गया। दोस्तों, ये इतिहास इस बात गवाह है कि सबसे ज़्यादा विकास तानाशाहों ने किया है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेसी विशेषता नहीं है भाई, जहाँ विचार होगा, विमर्श होगा, सबकी राय लेंगे, हम सहमत बनाएंगे, वहाँ क्विक तो हो नहीं पाएगा। तो बहुत ध्यान देने की बात है। हम लोकतंत्र को इसलिए स्वीकार नहीं करते कि प्रशासनिक कुशलता हो जाती है, निर्णय तेजी से आ सकता है। अरे लोकतंत्र को तो हम इसलिए मानते हैं कि शासन जवाबदेह होता है, यहाँ पे विवादों के समाधान की प्रणाली उपलब्ध होती है, और विवादों के समाधान की नहीं बल्कि विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की, विधि के द्वारा समाधान की, ये खास बात होती है। और दूसरा, नागरिकों की गरिमा को बढ़ावा दिया जाता है। तो 2 ऑप्शन यहाँ हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो जहाँ जहाँ 2 हो हटा दीजिए, तो 1, 3 और 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी अपने आप आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसका मतलब है जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अच्छा इसमें जवाबदेही भी और विवाद के शांतिपूर्ण समाधान की प्रक्रिया, नागरिकों की गरिमा, अगर कभी आपको इसमें से एक का चयन करना पड़ जाए कि ये चारों हैं लेकिन किसी एक का चयन करके बताओ कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो हमेशा याद रखिए। फिर हम देखते हैं नागरिक की गरिमा। डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यानी इसलिए कहा भी जाता है लोकतंत्र में एक सरकार का तंत्र है, एक सरकार, एक प्रशासन है और दूसरा नागरिक है। तो नागरिक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, नागरिकों की गरिमा, नागरिकों का अधिकार, ये लोकतंत्र का फंडामेंटल है। सरकार तो तंत्र है, जो साधन है, और इसलिए लोकतंत्र में संविधान हमने बनाया, सरकार हमने बनाया, तो निर्माता हमेशा पहले आता है, निर्माता प्राथमिक होता है।
इसलिए ऑप्शन होगा 134, 34। फिर लोकसभा अध्यक्ष इस बारे में सही नहीं है, उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति होती है। आप याद रखिए, ये लोकसभा होता है साइने डाई, एडजमेंटल साइने डाई, ये लोकसभा स्पीकर ही करता है। अभी हमने बताया था सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है नहीं, ये शक्ति राष्ट्रपति की है। तो कौन सी शक्ति नहीं है? ये शक्ति नहीं है उसके पास। सत्रावसान के बाद तो राष्ट्रपति सदन बुलाएगा। सदन के भंग होने के बाद भी और सदन की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद बिल्कुल रहता है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर लोकसभा सचिवालय का भी मुखिया होता है। ये बड़ा बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि लोकसभा स्पीकर इसलिए अपने पद पे नहीं रहता कि वो आने वाले नए लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएगा, उसके लिए तो प्रोटेम स्पीकर होता है। ये इसलिए होता है कि लोकसभा सचिवालय का अध्यक्ष भी होता है, लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उसे अपने पद से हट जाना होता है। तो लॉजिकली सही बात है। यानी कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर आ रहा है 32 का बी। 32 का बी ये सही नहीं है। फिर 33 सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, एकदम सही बात है। अभी सहकारी मंत्री बन गया है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही किया गया है, 97 संविधान संशोधन से ही किया गया है। यहाँ सारी बातें सही है। और आप जानते हैं अमूल सहकारी समितियों के द्वारा इसका बड़ा प्रयोग हो गया। इसे आर्टिकल 19 में जहाँ लिखा गया है कि समूह संगठन के निर्माण का अधिकार, वहीं एक शब्द और प्रयोग कर दिया गया, सहकारी समितियाँ। और संविधान में सहकारी समितियों का उल्लेख किया गया। इस साल सहकारिता का मंत्री बन गया। तो अमूल का सक्सेस इस बात को दिखाता है। अब किस स्थगन प्रस्ताव का मतलब है कि जो सदन की कार्यप्रणाली है, जो सदन का शेड्यूल है, वो एडजर्न कर दिया जाए। ये बहुत गंभीर मामला है। वह सदन की तक शेड्यूल होता है कि 10 बजे 11 बजे से प्रश्नकाल, फिर 12 बजे से शून्यकाल। सदन का इस शेड्यूल को स्थगित कर देना क्यों? किसी अविलंबनीय लोक महत्व का मामला, ये सही बात है। स्थगन प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? क्योंकि कोई भी सदन के सामने जो मामला लाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर कोई न कोई बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, तभी तो ये मामला लाया जा रहा है, लोक महत्व का मामला। इस प्रस्ताव के लोकसभा में स्वीकृत हो जाने पर मंत्रिपरिषद त्याग नहीं, मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र बिल्कुल नहीं देना पड़ता। हाँ, मंत्रिपरिषद को ये कहा जाता है कि अब अपना विश्वास सिद्ध करिए, और अगर इस प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद हार रही है तो ये माना जाएगा उसका सदन में विश्वास नहीं है। लेकिन उसे एक लाइफ लाइन मिलेगी कि आप अपना विश्वास सिद्ध कर दीजिए। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उसे तुरंत जाना पड़ेगा। अनुदान की मांग पे चर्चा में अगर वो हार जाए तब उसे तुरंत जाना पड़ेगा। कटौती प्रस्ताव में हार जाए तुरंत जाना पड़ेगा। यहाँ पे चाहे वो स्थगन प्रस्ताव हो, चाहे धन्यवाद प्रस्ताव हो, इन सब के बाद उसे एक मौका दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, पहला सही है। दूसरी बात है, संविधान निर्माताओं ने स्थिरता की अपेक्षा जिम्मेदारी को प्राथमिकता देने के लिए सरकार के, आप याद रखिएगा, स्थिरता और उत्तरदायित्व, ये बहुत बड़े शब्द हैं। अब कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी कोई सवाल हम सिद्ध करते हैं। तो एक होता है स्टेबिलिटी, दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे संविधान निर्माता इसी के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी को महत्व दे रहे थे। ये 2 की टर्म है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को जानते थे कि भाई देखिए, शासन में तो भाई डेमोक्रेटिक शासन रिस्पॉन्सिबल ही होगा, बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी होना हमारे यहाँ जरूरी नहीं था, बल्कि जनता कल्याण करना, लोक कल्याण करना। और इसलिए हमने स्थिरता को अपनाया होता, अध्यक्ष ही अपनाता। लेकिन हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी। और संसदीय शासन की अच्छी बात क्या है, कभी भी मंत्रियों को हटा दीजिए। मंत्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको हटाया जाता है। जबकि अध्यक्षीय शासन में 4 साल के पहले तो अमेरिका का राष्ट्रपति कोई टस से मस नहीं कर सकता। इसलिए इसकी कार्यपालिका अधिक विविध और प्रतिनिधिमूलक होती है। बिल्कुल सही बात है। संसदीय शासन में शासन की मंत्रिमंडल में होता है, एक व्यक्ति में नहीं। बात हमेशा ध्यान में रखिए, अध्यक्षीय शासन एक व्यक्ति में केंद्रित होता है, राष्ट्रपति उसका मुखिया है। यहाँ तो शासन मंत्रिमंडल में है। तो मंत्रिमंडल में है तो अपने आप में हम मंत्रियों को रखेंगे तो किरण रिजिजू भी रहेंगे, अनुराग ठाकुर भी रहेंगे, तो उसमें मुख्तार अब्बास नकवी भी रहेंगे, महिला भी रहेगी, निर्मला सीतारमण रहेगी। तो ये हमेशा ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होती है। कार्यपालिका के निरंकुश होने की संभावना कम होती है, ये भी बात सही है। मंत्रिमंडल में शक्तियाँ होती हैं। इस संविधान में कहा गया है, आर्टिकल 74 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री
मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा, यानी बिना मंत्रिपरिषद के, बिना टीम के कैप्टन नहीं होगा। यह दीर्घकालिक नीति निर्माण के लिए अनुकूल है, ऐसा नहीं है। संसदीय शासन दीर्घकालिक नीति निर्माण के लिए अनुकूल है, स्थिर शासन गारंटी देता है, ऐसा भी नहीं है। भाई स्थिरता तो अध्यक्षीय शासन में ज़्यादा है। यहाँ तो कहा जाता है संसदीय शासन रोज रोज का उत्तरदायित्व है, किसी भी दिन हम मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, 1 और 2। 1 और 2 मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होंगे इस सवाल में। दूसरा, अब ये राज्य क्या है, ये तो बड़ा आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। अब संविधान के अनुच्छेद में संसद और सरकार भी है, राज्य भी है, और उसके अलावा तो नगर पालिकाएँ भी हैं। यहाँ नगर पालिका का ऑप्शन नहीं है। और भारतीय राज्य के अन्य पदाधिकारी भी आर्टिकल 13 में है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं। डी, आर्टिकल 13 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य में क्या क्या होगा, और यहाँ तो नगर पालिका नहीं लिखा गया है। तो आप अच्छा, स्थानीय शासन यही है। अब स्थानीय शासन में पंचायत, नगर पालिका सब कुछ आ जाएगा। तो ये राज्य की परिभाषा में है। तो इसको संसद विशेष बहुमत के माध्यम से निम्नलिखित में से किस प्रावधान में संशोधन कर सकती है? तो स्वाभाविक रूप में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना, ये तो आर्टिकल 2-3 से होता है। विधान परिषदों का उत्साधन, ये संसद सामान्य बहुमत से करती है। निदेशक तत्व, इसके लिए होगा 7वीं अनुसूची किस प्रावधान में कर सकती है? तो अब आपको याद दिला दें कि अगर विशेष बहुमत के माध्यम से निम्नलिखित में से किस प्रावधान संशोधन कर सकती है, फिर 7वीं अनुसूची, निदेशक तत्व दोनों होगा। अब यहाँ एक उत्तर में थोड़ा सा टेक्निकल मामला फंस गया है, क्योंकि 7वीं अनुसूची में राज्य विधानसभा के भी समर्थन चाहिए, लेकिन राज्य के निदेशक तत्व में विशेष बहुमत के साथ ही राज्य विधानसभा का समर्थन नहीं चाहिए। तो अब हम विशेष बहुमत का मतलब, इसका मतलब सी मान लें, क्योंकि 7वीं अनुसूची भी विशेष बहुमत से संशोधित होगी, लेकिन उसमें आधे राज्य विधानसभाओं के बहुमत भी चाहिए। और यहाँ प्रश्न में लिख रहा है कि किस प्रावधान में विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन कर सकती है, तो इसलिए हम ऑप्शन ले रहे हैं सी। अगला, कौन से कथन सही नहीं है? भारत के संविधान के प्रत्येक जनगणना लोकसभा में पुनः समायोजन के लिए उपबंध है। अब आर्टिकल 42 की बात देखी जाए तो सही मायने में क्या ऐसा है कि संविधान में प्रत्येक जनगणना के लोकसभा आवंटन के पुनः समायोजन को बंद है? लेकिन आप देखेंगे 42वें संविधान संशोधन से, 84वें से ऐसा हमने थोड़ा बदल दिया है। मूल संविधान में तो यही था कि प्रत्येक जनगणना के बाद संविधान संशोधन होगा, और अभी तो 84वें संविधान संशोधन से हमने 2026 तक जनगणना रोक रखा है। तो अब ये बात सही नहीं है। अब बात ये, इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा एक्सेप्शन आ गया है कि भाई अगर भारत संविधान के प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में स्थान का समायोजन होगा, ये बात तो अगर ये बात देख सकते हैं एक मामले में सही है, आंशिक मामले में सही है। तो अब सवाल है कि इसमें क्या टिक करें हम, उसके लिए और भी सवाल देख लें। कई बार हम ऑप्शन देखते हैं कि कैसे सवाल हैं कैसे नहीं है। ये सही तो है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आज की डेट में थोड़ा इसके साथ एक एक्सेप्शन भी जोड़ा गया है। ये दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित होता है, तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। ये भी सही है। राज्यसभा धन विधेयक का इसके लोकसभा से पारित होने के पश्चात अनुमोदन करती है, ये गलत है। राज्यसभा धन विधेयक का इसके लोकसभा बिल्कुल नहीं करती। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, ये सही है। इसका मतलब है कि अब अगर चारों ऑप्शन पढ़िए और ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो हम टिक करेंगे सी। बहुत ध्यान देने की बात है। वैसे हमें ए में भी थोड़ी गलती दिख रही है, लेकिन ए में आधी बात सही आधी बात गलत है। इसे कई बार ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में हमने दोनों एक ही बात बता दिया कि भाई ठीक है, प्रत्येक जनगणना के बाद संविधान में आवंटन होगा, ये भी लिखा गया है, लेकिन 84वें संविधान संशोधन में उसको चेंज भी किया गया है। लेकिन सी तो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई ऑप्शन गड़बड़ी नहीं है, इसलिए हम ऐसे मामले में ऑप्शन सी को प्रीफर करेंगे। अगला, मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों पर पृथक्करणीयता का सिद्धांत लागू होता है? एकदम लागू होता है। पृथक्करणीयता, और पृथक्करणीयता का सीधा सा मतलब होता है कि जैसे हंस पानी और दूध को अलग करता है, वैसे न्यायपालिका पृथक करती है किसको?
विधि के उन भाग को जो मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं और उस भाग को जो मूल अधिकार के अनुकूल है, और जो विधि के मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं उसको अवैध कर दिया जाएगा। यही पृथक्करणिता है। पृथक्करणिता का मतलब होता है कि वैध और अवैध भागों के बीच अंतर। और अवैध क्या है? जो मूल अधिकार के खिलाफ है। वैध क्या है? जो मूल अधिकार के अनुकूल है। जो मूल अधिकार के अनुकूल है, यही है पृथक्करणिता। इसलिए मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली विधियों पर पृथक्करणिता का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि जब संसद विधियां बनाती हैं तो विधियां तो बहुत लंबी होती हैं। अब विधियों में 500-500 क्लॉज हैं, तो मूल अधिकार के उल्लंघन होने पे सारी विधियां खत्म नहीं होंगी। केवल वो विधियां खत्म होंगी जिससे फंडामेंटल राइट खत्म होता है। तो इसी अंतर को क्या कहते हैं? पृथक्करणिता। अधीनस्थ विधान के संबंध में न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और अधीनस्थ विधान का मतलब होता है विधि के बाद जो कार्यपालिका आदेश जारी करती है, कार्यपालिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उपनियम बनाती है, उसे कहते हैं अधीनस्थ विधान। यानी इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि सारी संसद विधि का निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि संसद के द्वारा संक्षेप में विधियों का निर्माण किया जाता है और उसके बाद फिर एक शक्ति कार्यपालिका को दी जाती है। इस वजह से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दोनों सही है, ऑप्शन 1 और 2 होगा, क्योंकि अधीनस्थ विधान का भी न्यायपालिका अवलोकन कर सकती है। तो आप देखते होंगे कि अभी कोरोना के दौर में बार बार अधिसूचना जारी होती है। अधिसूचना जारी होती है क्योंकि हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से जो अधिसूचना जारी होगी वो अधीनस्थ विधान है, तो उसको तो हम कभी भी न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं अगर वो मूल अधिकार के खिलाफ है। तो संविधान के उपबंधों, संसदीय प्रक्रिया के नियमों, स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद वाक, हाँ ठीक है, 105 में भाई सीधी सीधी बात है, सांसदों को विशेषाधिकार है। अब उसमें प्रतिबंध क्या है कि संविधान के कुछ प्रावधान, इसका मतलब है इस प्रतिबंध क्या है? संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि विशेषाधिकार है तो कल हम न्यायाधीशों के आचरण के बारे में बोलने लगेंगे। तो सांसदों के विशेषाधिकार पे थोड़े संविधान के रिस्ट्रिक्शन भी तो है। इसलिए कहा संविधान के उपबंधों के संविधान का मतलब है संविधान के और भाग भी तो देखेंगे और संसद की प्रक्रिया भी देखेंगे। उसके अंतर्गत सांसदों को वाक और स्वतंत्रता का विशेषाधिकार दिया गया है। सच बात है, किसी सदस्य द्वारा संसद में दिए गए वक्तव्य के आधार पर उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जाएगी। सही बात है, यही तो विशेषाधिकार है। और आप जानते हैं कि जब न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तो और दंडित करने के हमारे यहाँ कोई संस्था है नहीं। इसलिए सांसदों को स्वाभाविक रूप में सदन के भीतर, जो बात ध्यान में रखने की है कि सांसदों को ये विशेषाधिकार सदन के भीतर मिला हुआ है, सदन के बाहर नहीं, जिससे वो अपनी बात मुक्त रूप में सदन के सामने कह सकें। तो ये बात दोनों सही होगी। और प्रतिबंध कहा है कि संसदीय प्रक्रिया, यानी जब स्पीकर नहीं कहेगा तब वो नहीं बोल सकते, और वो ऐसी बात नहीं बोल सकते जो किसी न्यायाधीश के आचरण के खिलाफ हो, क्योंकि संविधान में ये सीमा उसको लगाता है। अब 46 में संविधान के संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में विचार करिए। विधेयक क्यों लोकसभा में पेश किया जाता है? तो उन्हें पहले बता दिया, नहीं। गैर सरकारी विधान वो नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कर सकता है। यानी ये ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ संविधान संशोधन के लिए चाहे मंत्री हो चाहे सांसद हो, और गैर सरकारी का मतलब क्या है? सांसद। तो हमारे यहाँ तो सांसद भी चला सकता है। असहमत की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त, ये तो पहले बता चुके हैं, नहीं बुलाई जा सकती। राष्ट्रपति किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर वीटो अपनी सहमति देने से मना नहीं कर सकता। इसका मतलब है द प्रेसिडेंट कैन नॉट वीटो और विथहेल्ड हिज सेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये गलत है, सॉरी, हाँ ये सही है। राष्ट्रपति 24वें संविधान संशोधन से कहा गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। तो अब सवाल है कि इसमें देखा जाए क्या सही है। विधेयक को लोकसभा में लाया जा सकता है, ये गलत है। गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश नहीं कर सकता, भाई ये भी तो गलत है, ये भी गलत हो गया। गैर सरकारी सदस्य भी पेश कर सकता है। असहमत की स्थिति में ये भी गलत हो गया। तो केवल चौथा ये सही होगा। ये तो हमने पहले एक्सप्लेन कर रखा है आपको। और 47वां मूल ढांचा केशवानंद भारती केस के संदर्भ में यह संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर एक सीमा है, बिल्कुल सीमा है।
बिल्कुल सीमा है, और ये सीमा न्यायपालिका ही तय करेगा कब क्या है, कितनी क्या है, उसी न्यायपालिका बताता नहीं। वो कहता भाई हर मामले पर हम अलग अलग देखेंगे। इसका उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है। भाई बात सही है, संविधान में कहीं नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका कहना है कि संविधान की आत्मा है ये, तो संविधान की आत्मा है, फिलॉसफी है, लेकिन है क्या है वो अलग अलग मामलों में अलग अलग केस में देखेंगे। नवीन सूची इस सिद्धांत का अपवाद है। अब आज की डेट में अपवाद नहीं है। आज की डेट में तो बाकायदा न्यायपालिका कहना है कि नवीन सूची के आधार पर भी संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आज नई शेड्यूल भी इसका अपवाद नहीं है। ये बात गलत है। नवीन सूची इसका अपवाद है नहीं है, क्योंकि आईआर कोयलाहो केस में बाकायदा कह दिया गया है कि नवीन सूची में शामिल वो विषय जो 1973 के बाद शामिल किए गए हों और आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करते हों उसको रद्द किया जाएगा। संविधान की मूल संरचना को विशेष रूप में परिभाषित आज तक नहीं किया गया है। अब यही तो विवाद होता है कि मूल ढांचा क्या है, वो न्यायपालिका कहेगी। इसलिए मूल ढांचा क्या है वो कहने का अधिकार न्यायपालिका को है। और इसी बात में विवाद भी होता है कि संसद कहती है परिभाषित करो, न्यायपालिका जो समय समय पर परिभाषित करेंगे। इस वजह से ऑप्शन क्या है, 1 और 2, 1 और 2 सही है। 73 केशवा निर्णय के बाद में, इसे केशवानंद भारती बात 73 13 जजों की न्यायाधीश थी। और आप याद रखिए उस समय 13 जज उसमें थे जिस समय न्यायपालिका में कुल मिला के 17 जज थे। तो ऐसे समय 13 जज का होना बहुत बड़ी बात थी। तो अब तक की सबसे बड़ी बेंच है। एकदम सही बात है कि ज़्यादातर हमारी बेंच 9 न्यायाधीशों की है, 11 की है, 13 की तो नहीं है। इसमें कुछ सीमाओं के साथ संसद की संविधान संशोधन शक्तियों को मान्यता दी गई है, ये भी सही है। वह सीमा लगाई गई है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि अनुच्छेद 368 से संसद संविधान के संशोधन नहीं कर सकता, बल्कि संविधान संशोधन 368 को ही बेसिक ढांचा माना गया है। तो 1 और 2 दोनों सही है। और बेसिक ढांचा क्या है वो हम थोड़े से कई बार बेसिक चीज़ें हमें 1-2 फैक्ट भी याद रखने चाहिए कि जिस तरीके से संघीय ढांचा है, पंथ निरपेक्षता है, ये सब सारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, मूल अधिकार निष्पक्ष तत्व के पूरकता है, एकता अखंडता की बात है, निष्पक्ष निर्वाचन ये सारे बेसिक ढांचे हैं। तो 2-4 एलिमेंट भी हमें पता होने चाहिए। और अब सवाल है कि डॉक्टर अम्बेडकर सामाजिक लोकतंत्र की बात करते थे, तो बहुत बेसिक से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ये उनके हिसाब से बहुत फंडामेंटल था। क्योंकि भाई समानता नहीं होगी तो बंधुत्व होगा नहीं। यानी बंधुत्व का मतलब हम सभी को अपना भाई जैसा माने, बंधुत्व, उसके लिए समानता जरूरी है। और समानता नहीं तो स्वतंत्रता नहीं, और समानता नहीं होगी स्वतंत्रता फिर केवल चुनिंदा पूंजीपतियों का विशेषाधिकार बन जाएगी। इसलिए तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत ने स्वतंत्रता, समानता का बंधुत्व रूस के विचार से अपना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे संविधान का मूल भाग था। अब स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों से लिया गया है, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से लिया गया है, इसलिए रूस को देखने की जरूरत नहीं थी। संविधान के भाग क्या सवाल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ मेंशन पार्ट 4 भाग 4 में उल्लिखित राज्य का उद्देश्य भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, बिल्कुल सही बात है। तो कहा भी जाता है निदेशक तत्व क्यों है, ये समूह के अधिकार है, कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। निदेशक तत्व में कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग है। ये व्यक्ति के अधिकार नहीं है, मजदूर गरीब लोगों के अधिकार है। और इसमें बाकायदा यही तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। एक होता है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब चुनाव कराना, निष्पक्ष निर्वाचन चुनाव कराना, सभी को भागीदारी देना। और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का मतलब होता है शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा, सभी को न्यूनतम आय, रोजगार की सुविधा, जो निदेशक तत्व देता है। तो ये कहीं न कहीं भारतीय संविधान के मूल अधिकार का एक विस्तार है, जिसे निदेशक तत्व कहा गया है। तो इसमें क्या होगा, 1 फिर होगा आंसर क्या होगा, बी, 1 और 3।